Yes, we were discussing about middle layer. So middle layer में I was telling कि SPD infrastructure debt fund company will always come in middle layer. However, CIC, HFC, IFC can come in middle layer or upper layer based on their top 10 or not, right? If they are coming under top 10 NBFC, then they can fall in upper layer, and if not, then they can fall in middle layer. Now if you're in top 10 NBFC, you will be falling under where upper layer. However, RBI from time to time, if they think that additional monitoring is required, then they can transfer from upper layer to top layer. They can transfer from upper layer to top layer for the purpose of additional monitoring, and that is how the categorization has now been classified for the purpose of NBFC. Then we saw what, इसके बाद अपन ने देखा था प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स, राइट, एंड ऑल्सो कंपनी एग्जाम फ्रॉम आरबीआई रजिस्ट्रेशन. कौन कौन सी कंपनी एग्जाम थी रजिस्ट्रेशन से? यस, कंपनीज एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. बोलो निकम्मो. यस, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. लाइन से फटाफट. एन से क्या था? निधि कंपनी. निधि कंपनी. आई से इंश्योरेंस कंपनी. चिट कंपनी. चिट कंपनी. चिट फंड. अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कंपनी. म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी. म्यूचुअल फंड कंपनी अलग है. म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी something sort of mutual fund only, but they do not allocate the funds. So mutual benefit company could be like sort of चिट फंड. जैसे अपना चिट फंड टाइप की होती है ना, तो मैंने चिट फंड में बताया कि चिट निकालते हैं, वैसी म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी में वेयर वी ऑल एक्यूमुलेट फंड्स फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल. सॉर्ट ऑफ निधि कंपनी टाइप से भी होता है वो, फॉर म्यूचुअल मेंबर्स की बेनिफिट के लिए रहता है. मॉर्गेज गारंटी, राइट. एंड देन ओ से कुछ नहीं था. ओ से क्या था? रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, करेक्ट. एंड देन सेबी रजिस्टर्ड में कौन कौन थे? वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, राइट, सब ब्रोकर्स, एंड तुम्हारे मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हो गए. तो ये सब तुम्हारे आ जाते हैं कंपनीज विच आर एग्जाम. सीआईसी में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी? सीआईसी में कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी इक्विटी में होनी चाहिए? इक्विटी में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? more than 60%. 60% से ज्यादा, राइट. एंड 90% मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन सिक्योरिटीज. इसके अलावा मैं अपना डाइल्यूट नहीं कर सकता, मैं अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, राइट. एंड अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं और अदर देन सिक्योरिटीज तो मैं कर सकता हूँ, मुझे अलाउड है वो 10% के बाहर में, प्रोवाइडेड इट इज डन इन मनी मार्केट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. मैं खाली तो रखूंगा नहीं अपना पैसा, राइट. एंड मैं लोन्स ग्रांट करना चाहता हूँ अपनी ग्रुप कंपनीज में, बिकॉज जनरली सीआईसी क्या करती है, आई टोल्ड यू, दे इन्वेस्ट इन ग्रुप कंपनीज, पूरे के पूरे ग्रुप में इन्वेस्ट करती है. So that is what they are also telling कि apart from investment in securities of group companies, they can also give loans and advances to the group companies. इसके अलावा CIC से related exemption क्या थी? CIC से related important exemption 1000 करोड़ था सर. 1000 करोड़ से अगर कम है तो उसको तो रजिस्ट्रेशन, 1000 करोड़ का 100 करोड़ था. 100 करोड़. 100 करोड़ से अगर कम है तो रजिस्ट्रेशन का तो जरूरत ही नहीं है. 100 करोड़ से अगर कम है तो एसेट साइज अगर मेरा 100 करोड़ से कम है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. प्लस अगर मेरा 100 करोड़ से ज्यादा है but I do not have access to public funds, then also I am exempt from registration with RBI. डिफरेंस अपन ने देख लिया. प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आई टोल्ड यू, टियर 1 कैपिटल मेरा होना चाहिए टियर 1 10%, टियर 2 शुड बी 12%, नहीं टियर 1 10%, टियर 1 इन द केस ऑफ गोल्ड फाइनेंस कंपनी 12%, एंड टियर 2 प्लस टियर 1 कैपिटल मेरा होना चाहिए 50%. इसमें अपन ने देखा था RWA रिस्क-वेटेड एसेट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट गारंटी क्लेम्स के बीच में एक झोल था. नॉट इन डिफॉल्ट मोर देन 90 डेज अगर है तो 20% रिस्क वेट असाइन करोगे, एंड इफ इट इज मोर देन डिफॉल्ट ऑफ मोर देन 90 डेज है तो 100% डिफॉल्ट असाइन करोगे. बट इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स में चाहे लेस देन 90 डेज हो या मोर देन 90 डेज हो, फर्क नहीं पड़ता, उसमें हमेशा कितना रहेगा? इट विल ऑलवेज बी 0%, राइट. देन इसके अलावा 20% वाला एक और था, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स है. अगर तुम्हारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बॉन्ड्स है, लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन कौन आते हैं? पीएस बैंक्स में कौन कौन आते हैं तुम्हारे? यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी पब्लिक, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स है बिकॉज गवर्नमेंट हैज होल्डिंग इन ऑल दिस बैंक्स. प्राइवेट बैंक अलग हो गए, लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बॉन्ड्स है उसका भी 20% लेना, याद रखना. एंड देन पीसीओडी का 50%, एक लौता 50% वाला कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी, एंड रेस्ट ऑल विल बी ऑन 100%. देन इनकम रिकॉग्निशन में अपन ने प्रूडेंशियल नॉर्म देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासिफाइड द एसेट इनटू 4 पार्ट्स.
स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस स्टैंडर्ड में कब तक रहेगा? वेयर यू हैव डिफॉल्टेड बट 90 डेज हैज नॉट येट पास्ड। 90 डेज अगर तुम्हारा पास हो जाते हैं देन यू बी ट्रांसफर टू एनपीए, एंड एक बार एनपीए हो गए तो तुम आ जाओगे सबस्टैंडर्ड के अंदर। अब सबस्टैंडर्ड में कब तक रहोगे? लेट्स सी अगेन, यहाँ पे कल मेरे को दिखा था ग्रुप में किसी किसी को डाउट थे, सो एक बार फिर से अपन क्लासिफिकेशन वाइज देखते हैं। देखो, अगर मैं 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने एज द केस में भी अगर मैं अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पटा रहा हूँ, अपनी इंस्टॉलमेंट दैट इज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आई एम नॉट रिपेइंग फॉर 3 मंथ और 6 मंथ और 12 मंथ एज द केस में भी। 3 मंथ केस किसमें? नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट या फिर डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट या फिर डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, ये कंपनी के केस में 3 मंथ्स है। इसके अलावा अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा रिस्की वाली नहीं है, तो 6 महीने तक अलाउड है। एंड इसके अलावा लीज रेंटल कंपनी के केस में 12 महीने तक भी अगर तुम नहीं पटाओगे तो तुम परफॉर्मिंग एसेट मानोगे अपने एसेट को, अपने लोन्स एंड एडवांसेस को। एक बार ये लिमिट क्रॉस हो गई तो देन यू विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। once you become NPA, then you will be treated as substandard asset, and then till the time of 18 month or 12 month as the case may be. Again, 12 month will be applied in the case of riskier NBFC. Riskier NBFC कौन सी होगी? Non deposit taking systemically important या फिर deposit taking NBFC. And 18 month will be applied in the case of non deposit taking non systemically important NBFC. Then after that you will be transferred to doubtful asset. डाउटफुल एसेट में अगेन वी सॉ 1 ईयर तक, 1 to 3 ईयर तक या फिर मोर देन 3 ईयर तक, whenever the bank feels या whenever the external auditor feels या management of the bank feels कि we need to transfer the doubtful asset to loss asset, that is we need to completely write off the asset, we need to completely write off or completely provide for the asset 100% provision, then they will transfer to loss asset, then they will transfer to लॉस एसेट, एंड लॉस एसेट में 100% प्रोविजन प्रोवाइड फॉर करेंगे। लेट्स सी प्रोविजन कितना कितना है? स्टैंडर्ड के केस में 0.25%, 0.4% एज द केस में भी। केस क्या होगा? 0.25% विल बी इन द केस ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ लेस रिस्कियर एनबीएफसी। सिमिलरली 0.4% विल बी अप्लाइड इन द केस ऑफ डिपॉजिट टेकिंग या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा रिस्की वाले के केस में डेट इज या तो डिपॉजिट टेकिंग होगा या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। सबस्टैंडर्ड के केस में 10% प्रोविजन बनाना है। डाउटफुल के केस में यू हैव डिफरेंट फॉर 1 ईयर, टिल 1 ईयर डाउटफुल हुआ है, अभी अभी डाउटफुल हुआ है, अप टू 1 ईयर वी विल प्रोवाइड फॉर 20%, more than 1 year, less than 3 year we will provide for 30%, more than 3 year we will provide for 50%, and whenever we transfer the loss asset, whenever we transfer it to loss asset, we will provide for 100% of the provision. Is there any doubt in this? कल मुझे दिखा था ग्रुप में एक मैसेज था रिगार्डिंग दिस, कोई डाउट नहीं है इसमें? यस, ठीक है, अभी पूछ सकते हो अगर कुछ हो तो। Now we can move forward. What regarding audit procedures? So audit procedure was with respect to ascertaining the business of the company. First of all, I told you कि any company, be it any company, we ascertain what? First of all, we do risk assessment procedure. Inherent limitations, inherent risk क्या क्या entity में? We will identify inherent risk only after considering the business model of the company. MOA देखेंगे, AOA देखेंगे, business policy क्या है company की वो देखो, board meeting के minutes पढ़ोगे, right? And then again after that, second most important audit procedure that we perform all the time is internal control system, evaluation of internal control system, particularly with respect to accounting system. Then we see recovery of effectiveness, and then periodically review we advances. RBI registration we saw minimum net own fund 2 crore, certificate of registration होना चाहिए अपने पास, and liquidity की requirement होगी, comply, need to check liquidity requirement has been complied with if you are a deposit taking NBFC. Quarterly return has to be submitted to RBI with respect to liquid assets investment. देन एनबीएफसी एपीडी आरबीडी का अपन ने देखा था, एनबीएफसी एपीडी आरबीडी का अपन ने क्या देखा था? एनबीएफसी एपीडी आरबीडी में अपन ने देखा था कि अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है कि नहीं, अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है कि नहीं एज पर रेगुलेशन एंड एमओए के तहत वेरियस रिक्वायरमेंट जो है वो भी कंप्लाई कर रहे हैं। इसमें फिर अपन ने देखा था रिस्क रेटिंग के हिसाब से, रिस्क रेटिंग के हिसाब से अपन को ये देखना है कि हमारे डिपॉजिट्स जो है that is to be within the limits of the risk rating which is assigned by credit rating agencies. So first of all, for us to accept the deposit, we need to carry out credit rating by an approved credit rating agencies like CARE, ICRA, CRISIL, right? All this will rate our entity, and based on the credit rating that we have obtained,
we will then define our limit that upon which we can accept the deposit. So अगर उसके ऊपर अगर तुमने accept कर लिया deposit, then you have to regularize the excess deposit. Regularize कैसे करोगे? या तो excess deposit, जो भी deposit तुम accept करे तो उसको पहले तो stop कर दो, fresh deposit कभी accept नहीं करोगे, renew भी नहीं करोगे unless you get the consent of the depositor. Third, all existing deposit जो है shall run off to maturity. Run off to maturity, mature करो और refund करो and report position within 15 days to regional office of the RBI where NBFC is registered. That's how you will do the regularization of the excess deposits. And then we also saw other points with respect to interest calculation, brokerage commission, incentive calculation, right? And deposit has to be accepted only and only after you have got the application from the deposit holders with respect to acceptance of the deposit or renewal of the deposit. Then you have to also maintain a deposit register, right? Deposit register maintain karoge, and NBFC ne properly all the liquid investment has been made or not, that also has to be seen just like above. And quarterly returns or annual returns, whatever be it, NBFC is filing accordingly with respect to APD RBD regulations. And if in case you are not a deposit taking NBFC, then you have to pass a board resolution specifically with respect to that we will not accept public deposit. जिसके बाद एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म आए थे अपन ने. प्रूडेंशियल नॉर्म में अपन ने देखा था बहुत सारे अलग अलग प्रूडेंशियल नॉर्म्स है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो अपन ने देख ही चुका था. क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, राइट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन कितना बनाना है, देन एसेट क्लासिफिकेशन, प्लस अपन ने एक और देखा था प्रोहिबिशन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लोन्स अगेंस्ट देयर ओन शेयर. एज आई टोल्ड कि एनबीएफसी का मान लो तुम्हारे पास शेयर है, मुथूट फाइनेंस कंपनी का शेयर है और तुम मुथूट फाइनेंस के पास आ रहे हो, तुम प्लेज कर रहे हो मुथूट के शेयर, so that is not allowed. Muthoot cannot grant loan against its own shares. Getting this? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिमांड लोन, कॉल लोन अगर करते हैं, मतलब किसी भी पर्सन को वो लोग लोन दे रहे हैं एंड दैट इज रिपेबल ऑन डिमांड. दैट मींस व्हाट? अगर मैं एनबीएफसी और मैं तुम लोग को लोन दे रहा हूँ और तुम लोग को लोन दे रहा हूँ किस टर्म्स में कि ये कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है. व्हेनेवर आई लास्ट यू विल हैव टू रिपे द लोन टू बी टू द एनबीएफसी, बैक टू द एनबीएफसी. देन इन दैट केस यू हैव टू फ्रेम अ स्पेसिफिक पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू दैट एंड दैट हैज टू बी एंश्योर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एनबीएफसी. इसके अलावा अपन ने देखा था एडवांस प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, वो सब स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन है उसके रिलेटेड प्रूडेंशियल नॉर्म था. एनपीए से रिलेटेड प्रूडेंशियल नॉर्म था. अनरियलाइज्ड इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जा सकते अपन अनलेस वी रिसीव द इनकम. रिमेंबर आई टोल्ड यू यस्टरडे कि एनपीए की जो इनकम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक बार हो गए तुम तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस, यू कैन रिकॉग्नाइज ओनली ऑन रिसीट बेसिस. ये भी एक प्रूडेंशियल नॉर्म ही है. एन अकाउंट व्हिच आर बीन क्लासिफाइड एज एनपीए इन प्रीवियस ईयर शुड कंटिन्यू so in also in the current year unless you see that yes regularization has to be done, that the performance is satisfactory. इसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था, क्या बोलो? क्लासिफिकेशन में क्या था? मिस क्रिमिनल ने मिस्टर फ्रॉडुलेंट से अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करवाई. बोलो बोलो साथ में बोलो. मिस क्रिमिनल ने मिस्टर फ्रॉडुलेंट से अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करवाई. फॉरेन उसको जाना था, यू रिमेंबर, फॉरेन जाना था. तो क्या किया था उसने मेरे साथ? उसने मेरे से मांगा कि भैया कैश नहीं है मेरे पास, फॉरेक्स मेरे को निकाल के दे अपने बैंक से, फॉरेक्स कैश शॉर्टेज है मेरे पास, मुझे फॉरेन जाना है. सो व्हाट डिड शी डू? शी वेंट टू फॉरेन एंड शी डिडंट रिटर्न बैक. अल्टीमेटली आई वाज चीटेड, आई वाज फोर्स्ड. चीटिंग हो गई मेरे साथ, फोर्ज हो गया. तो चीटिंग एंड फोर्जरी हो गया एक पॉइंट. कैश शॉर्टेज हो गया, कैश शॉर्टेजेस, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस. फॉरेन से याद आना चाहिए तुम्हारा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन. तुमको उसके बाद था मिस क्रिमिनलनेस, राइट? मिस से मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडुलेंट से फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट थ्रू एनी फोर्जरी और फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स. देन अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी यू आर एक्सटेंडिंग बिकॉज ऑफ illegal gratification or rewards, right? All these points were there, but particularly do remember कि कैश शॉर्टेज और तुम्हारा जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है, कैश शॉर्टेज और जो तुम्हारा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है, कैश शॉर्टेज और तुम्हारा फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है, इसके केस में तुमको फ्रॉड मान लेना पड़ेगा अगर 10,000 के ऊपर का तुमको डिफॉल्केशन मिल रहा है. मतलब अगर मिसमैच मिल रहा है तुमको 10,000 से ज्यादा का, 10,000 से ज्यादा का डिफॉल्केशन मिल रहा है, सो यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज अ फ्रॉड. यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज अ फ्रॉड. एंड इफ इट इज लेस देन 10,000 बट मोर देन 5,000, and even if it is not suspected or proved, then but it is no, in any case it is not reported by the cashier. It is not reported by the cashier. Sir, no audio. Yeah, I was telling कि इन द केस ऑफ डी एंड एफ वाला जो पॉइंट है, कैश शॉर्टेज और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, उसमें पर्टिकुलरली रिमेंबर दैट कि उसको फ्रॉड माने जाएंगे अगर वो प्रूव हो जाता है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है. उसको फ्रॉड माना जाएगा अगर वो प्रूव फ्रॉड है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड है. एंड अगर उसको प्रूव या सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं भी है बट यू आर फाइंडिंग अ मिसमैच, मतलब तुम जब कैश काउंटिंग कर रहे हो तो तुमको 10,000 के ऊपर का मिसमैच मिल रहा है, मतलब 10,000 से ज्यादा का मिसमैच मिल रहा है अगर, तो यू विल अज्यूम इट एज फ्रॉड.
और अगर 10,000 से कम है लेकिन 5,000 से ज्यादा है, मोर देन 5,000 लेस देन 10,000, स्टिल यू विल कंसिडर इट एज फ्रॉड इफ द शॉर्टेज वाज नॉट रिपोर्टेड बाय द कैशियर। अगर कैशियर ने रिपोर्ट नहीं किया है एंड इट इज नाउ बीन डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट ऑडिटर, यू विल अज्यूम इट एज फ्रॉड। लॉजिक समझ में आ रहा होगा तुमको कि भैया फ्रॉड अपन प्रूव नहीं कर पाए, सस्पेक्टेड भी नहीं था, बट मिसमैच तो है ना, 10,000 के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा मिसमैच हो गया। बैंक के केस में पर्टिकुलरली एनबीएफसी के केस में 10,000 इज मोर देन for you to satisfy yourself that it is a fraud, and if it is more than 5,000 but less than 10,000 then cashier should have been reported, right? कैशियर को रिपोर्ट कर देना चाहिए था कि भैया 5,000 का मिसमैच है। अगर कैशियर रिपोर्ट नहीं कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं कैशियर डिफॉल्केशन कर रहा है, कैशियर फ्रॉड मार रहा है। सो डेट इज द लॉजिक कि मोर देन 10,000 है तो तुमको फ्रॉड मानना है, अगर लेस देन 10,000 मोर देन 5,000 बट इज डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट और ऑडिटर एंड इज नॉट रिपोर्टेड बाय द कैशियर देन आल्सो यू विल कंसीडर इट एज फ्रॉड। इसके बाद अपन ने चेकलिस्ट देखा था एंड इसके अलावा अपन ने देखा था ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या बनती है, टू रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैंने बताया था पैरा 3 में दिया हुआ है 3 पॉइंट, particularly in the case of all NBFC, then in the case of NBFC which are accepting public deposit and NBFC which are not accepting public deposit. In the case of NBFC which are accepting public deposit, you saw what कि तुमको देखना है 3 पॉइंट कि सीओआर ऑब्टेन किया क्या। सबसे पहले सीओआर ऑब्टेन किया क्या, सीओआर ऑब्टेन किया but you have the COR but whether are you entitled to continue the COR, and thirdly with respect to NOF net own fund की requirement, basically ये तीनों requirement है for you to conduct the NBFC business। वो remember, just do remember कि NBFC जो business conduct करने के लिए जो जो requirement थी वो सब satisfy करना ही है तुमको सब NBFC के केस में, all NBFC के केस में you have to report all this and then certificate has to be obtained from the auditor with respect to business of the NBFC activity, that NBFC is engaged in this NBFC activity, right? And then has to be also submitted within 30th December or 1 month of the balance sheet finalization। एक महीना balance sheet finalization से या फिर 30th December, whichever is later, right? And NBS of the, वो मैंने बताया था ना, राइट साइड में जाओगे तो बैंकिंग ऑफिस मिलेगा, लेफ्ट साइड में एनबीएस ऑफिस, नॉन बैंकिंग सुपरविजन वाला ऑफिस। तो नॉन बैंकिंग सुपरविजन वाला ऑफिस में जाके अपन को ये सबमिट करना है वेयर द एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड। इन द केस ऑफ एनबीएफसी व्हिच इज एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट, सो आई टोल्ड यू एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट के केस में तुमको पर्टिकुलरली यू रिमेंबर व्हाट, एपीडी आरबीडी वाले रेगुलेशन, एपीडी आरबीडी वाले रेगुलेशन। सो एपीडी आरबीडी वाले जो रेगुलेशंस थे उसमें क्या दिया हुआ था कि एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आरबीडी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस, वो उसमें दिया हुआ था कि पर्टिकुलरली अगर तुमको एक्सेप्ट करना है पब्लिक डिपॉजिट सो यू नीड टू हैव मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अप्रूव क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके बाद भी तुम्हारी एक सीलिंग लिमिट होगी, उसके ऊपर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे डिपॉजिट। अगर उसके ऊपर तुम एक्सेप्ट डिपॉजिट किए हो तो यू वेदर हैव यू रेगुलराइज्ड द डिपॉजिट, राइट? इसके अलावा अपने इंपॉर्टेंट थे सीआरआर रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, प्लस 2 पॉइंट थे तुम्हारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के और सीआरआर कैलकुलेशन के, और 2 पॉइंट थे तुम्हारे वायलेशन नहीं होनी चाहिए। डू यू रिमेंबर, दो पॉइंट के अपन ने डिवाइड किए थे। 2 पॉइंट थे तुम्हारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, क्योंकि तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम इंटरेस्ट बताओगे, इंटरेस्ट अगर तुम बता रहे हो तो इंटरेस्ट शुड बी प्रॉपर, इंटरेस्ट शुड बी प्रॉपरली कैलकुलेटेड। एंड सेकेंडली विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू सीआरआर। एंड इसके अलावा 2 पॉइंट है तुम्हारे वायलेशन से रिलेटेड कि तुम्हारा वायलेशन नहीं होना चाहिए एनपीडी एनबीएफसी एपीडी आरबीडी का, और तुम्हारा वायलेशन नहीं होना चाहिए कोई भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, वायलेशन नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, और वायलेशन कोई नहीं होना चाहिए एनबीएफसी एपीडी आरबीडी का, राइट? इसके अलावा अपन ने देखा एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट में रैप कर रहे थे अपन माइक्रा कार में बैठ के रैप चला रहे थे। सो यू मस्ट हैव बीन रिमेंबर दिस, पर्टिकुलरली आर से तो अपना रिजोल्यूशन पास किया है कि नहीं, सिंस यू आर अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, सो आई टोल्ड यू कि अगर तुम नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो सो यू हैव टू पास द बोर्ड रिजोल्यूशन दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। इसके अलावा था तुम्हारा ए से एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, वेदर हैव यू एक्सेप्टेड द पब्लिक डिपॉजिट और नॉट, राइट? पी से था तुम्हारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स, क्या तुमने प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। कैपिटल कार से अपना था कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क रेशियो, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ एनडीएसआई, एनडीएसआई के केस में तुमको एनबीएस 7 फॉर्म सबमिट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर व्हाट, रिस्क वेटेड एसेट का कैलकुलेशन, आरडब्ल्यूए का कैलकुलेशन। एंड लास्टली माइक्रा कार मींस व्हाट, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया है कि नहीं तुमने अपने आप को एज अ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ यू आर अ एमएफआई, अगर एमएफआई हो तो एमएफआई की तरह क्लासिफाई करवा लेना। इसके अलावा अनरिजर्वेबल अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट दे रहे हो सो यू नीड टू एंश्योर कि तुमने रीजनिंग दी है प्रॉपर्ली व्हाई यू आर क्वालिफाइंग, एंड देन टू सबमिट द रिपोर्ट टू आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहीं भी मिल रहा है तुमको, सिर्फ एक्सेप्शन देना है, ये सब चीज कंप्लाई हुआ ये नहीं देना है तुमको। 3 डायरेक्शन के तहत, 3 डायरेक्शन में कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन मिला है, कहीं भी कोई वायलेशन मिला है, कहीं भी कोई भी ब्रीच मिला है, सो दैट यू हैव टू रिपोर्ट टू आरबीआई। व्हाट 3 रेगुलेशन, व्हाट 3 डायरेक्शन, एक तो चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट था, दूसरा एपीडी आरबीडी था, और तीसरा तुम्हारा था एनबीएफसी एनएसआई एनडी टेकिंग
दैट मींस एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी था एक डायरेक्शन, और एक था तुम्हारा एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग या फिर एनबीएफसी एनडीएसआई regulations, that means RBD 2016. That is with respect to these three regulations, these three directions, these three acts, we have to report exception report to RBI if at all there is any breach. And lastly compliance with कारो देखा था अपन ने, नहीं देखा था सॉरी, compliance with कारो अपन का बचा था क्योंकि we'll see in the company audit chapter. Any case you can watch, you can see now as well after the class and revise, and if any doubt you can come anyway. अपन anyway we will be seeing it in company audit chapter का एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस वाइज अपन ने देखा था कि लिस्टेड एनबीएफसी को तो अप्लाई होगा ही होगा बिकॉज ऑल लिस्टेड एंटिटी हैज टू मैंडेटली कंप्लाई विद इंडियस, एंड अनलिस्टेड एनबीएफसी के केस में अगर तुम्हारा नेट वर्थ हो जाता है 250 करोड़ के ऊपर, नेट वर्थ मोर देन 250 करोड़ और मोर, देन यू विल हैव टू कंप्लाई विद इंडियस. डिफरेंस अपन ने देखा था बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3. बताओ डिवीजन 2 डिवीजन 3 में अब तुम फाइनेंशियल एसेट नॉन फाइनेंशियल एसेट के रूप में क्लासिफाई करोगे या करंट नॉन करंट एसेट. शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में तुम करंट नॉन करंट के रूप में क्लासिफाई करोगे कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स. बोलो बोलो बोलो. फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट बोल रहे चिराग. इज इट करेक्ट? आई एम आस्किंग अबाउट डिवीजन 2. डिवीजन 2 किसके लिए है? यस करेंट नॉन करेक्ट श्रेया करेक्ट. करेंट नॉन करेंट है ना. डिवीजन 3 में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है राइट. डिवीजन 3 इज फॉर एनबीएफसी. डिवीजन 3 अपना एनबीएफसी के लिए, डिवीजन 2 तो अपना नॉर्मल कंपनीज के लिए अदर देन बैंक्स एंड एनबीएफसी. तो डिवीजन 3 एनबीएफसी के केस में अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट. अब फाइनेंशियल एसेट में भी अपन कैसे करेंगे? लिक्विडिटी वाइज अरेंज करेंगे. लिक्विडिटी वाइज अरेंज करना है, कैश बैंक बैलेंस आएगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल आएगा, एंड देन लिक्विडिटी वाइज आपका नॉन लिक्विड एसेट तुरंत तरफ बढ़ते जाएगा. डिवीजन 3 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल करेक्ट राघवा. एंड देन वी ऑल्सो सॉ कि सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा तुमको अदर इनकम या अदर एक्सपेंस का. इफ इन द केस ऑफ एनबीएफसी तुम्हारा क्या डिफरेंस है? 1% ऑफ टोटल इनकम देखना है, और डिवीजन 2 के केस में तुमको क्या देखते हो? 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विचएवर इज हायर. 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विचएवर इज हायर. प्लस तुमको देखना रहता है एनबीएफसी डिस्क्लोज किया हो कि नहीं. रिसीवेबल्स में अंडर रिसीवेबल डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी एलएलपी. दैट इज अपन ने देखा था कि अगर अपनी एनबीएफसी का कोई डायरेक्टर है जो कि कोई और एलएलपी में पार्टनर है, अगर वहां से अपने को कोई रिसीवेबल बन रहा है, वो एलएलपी से कोई भी पैसा अपने को लेना बन रहा है, सो डेट हैज टू बी शोन सेपरेटली. एंड लास्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओसीआई जो है तुम्हारा, ये दोनों का दोनों तुमको फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिख जाएगा. फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिख जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डिवीजन 2 में तुम उसको अलग से नोट्स टू अकाउंट में दिखा सकते हो. एंड सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच आर सिग्निफिकेंटली इंपेयर्ड या क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा है, तो एनबीएफसी के केस में तुमको अलग से उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है. यहाँ पे अपना खत्म हो गया था एनबीएफसी राइट. पर्टिकुलरली तुम देखोगे तो अपन ने विद इन हाफ एन आवर रिवाइज किया है. सो डेट है यू ऑल्सो कैन रिवाइज इन हाफ एन आवर, पर्टिकुलरली आफ्टर 2-3 रिविजन. टाइम अलॉटेड शुड बी फ्रॉम 30 to 40 मिनट्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ लास्ट डे रिविजन, 1.5 डे रिविजन जो रहेगा अपना. ठीक है. सो एक एक चैप्टर को कितना टाइम तुमको देना है नेक्स्ट लास्ट 1.5 डे रिवीजन के लिए, दैट आल्सो हैज टू बी, यू हैव टू बी ऑल माइंडफुल ऑफ. ठीक है. 3 घंटा अपन ने कल दिया था, सो यू माइट हैव टेकन 3 hours 2 hours टू रिवाइज अगेन राइट. बट आफ्टर दैट ट्राई टू रिड्यूस द रिवीजन. नेक्स्ट टाइम तुम टारगेट सेट करो. आफ्टर सिंस सपोज यू टुक 2 hours yesterday for revising NBFC, we took again half hour to revise to now you should set a target of 1.5 hour to again revise an NBFC, or 1.25 or 1 hour at least. So धीरे धीरे कम करते जाओगे, डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गेट द कॉन्फिडेंस एंड यू विल ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा 1.5 डे में रिवीजन पूरा पूरा हो जाएगा. सो दैट हैज टू बी देयर कि कितने चैप्टर को कौन सा मिनट कितना मिनट देना है. इवन फॉर ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड ऑल्सो आई हैव डिवाइडेड कि कितने स्टैंडर्ड को कौन सा कितना कितना मिनट्स देने हैं अपने को. ठीक है. स्टैंडर्ड 210 को 8 मिनट देना है, लेकिन 240 को 25 मिनट देना है सिंस इट्स अ बिग स्टैंडर्ड. सो दोनों का डिफरेंस मार्क करते हैं. एनबीएफसी का मॉक कब होगा? एनबीएफसी का मॉक होगा एलओ. एनबीएफसी का मॉक किसके साथ था? एज पर शेड्यूल आई विल हैव टू सी. उसके वो चैप्टर हो जाएगा तो उसके साथ हो जाएगा, 2 चैप्टर का एक साथ. ठीक है. एनबीएफसी का एलओडीआर नहीं, सीएफएस और एलओडीआर साथ में था. एनबीएफसी का आई विल हैव टू सी. अभी आ जाओ अब तुम लोग सीएफएस में. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेज नंबर 200. We'll start with CFS, audit of consolidated financial statements.
अभी भी स्क्रीन लैग कर रही है क्या? ऐसा स्लो जाएंगे आई थिंक ठीक होगा। फास्ट होता है ना तो स्क्रीन वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन लैग हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो अभी ऑडिट ऑफ सीएफएस में आ जाओ। सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआर किस किस का हो गया? इंड एस 103 110, एफआर 103 110 हो गया सबका? डन 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 डन। जिसका हो गया वो मेरे को हेल्प करते जाएंगे। Everyone who has done 110 103 will help me out in this chapter. CFS is all about FR. Once you have done this Index 103 110 ना, और Index 27, Index 111, Index 111 किसके लिए? कंसोलिडेशन ऑफ Index 111 किसका है? joint operations, जॉइंट ऑपरेशंस, राइट? Index 27 SFS, Index 103 तुम्हारा बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, एंड Index 110 तुम्हारा क्या? 110, यस, इज विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन, राइट? सो अपन देखेंगे यही सब पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात दिमाग में चलो कि अपने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, राइट? एक होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक होता है अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तुमको दिखेगा अलग से इन दी एनुअल रिपोर्ट। इफ यू ओपन, तुमको एक अलग से सेक्शन दिखेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और अलग से दिखेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन। सो टेल मी, क्या अपन को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट अलग से कराना चाहिए एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट अलग से कराना चाहिए क्या? व्हाट डू यू थिंक? अलग अलग कराना चाहिए क्या? वैभव बोल रहे नो, यस और नो? नो नो नो। शिवा बोल रहे यस, पूजा भी बोल रही है नो। क्यों नो भाई? वाई नो? वाई डू यू फील कि हमको नहीं कराना है सीएफएस का अलग से ऑडिट? इज इट दो? हाँ, It's happened between एक ही साथ हो जाएगा। एक ही साथ हो जाएगा, बट वो तो एसएफएस का है ना, सीएफएस तो ऑल टुगेदर अलग है। सीएफएस तो ऑल टुगेदर अलग है। सीएफएस इज कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द एंटिटीज विद इन यू, सब्सिडरी हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, एसोसिएट्स हो गए तुम्हारे। सो सीएफएस इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डोंट यू फील सो? CFS is only for reporting, then also you have to report it under annual report, and if you are reporting in annual report, then users of financial statement will see that, and if users of financial statement will see, then whether they don't you think कि users of financial statement को एक assurance चाहिए कि ये true and fair view दे रहे हैं CFS, and CFS has to be audited separately. consolidated financial statement का audit होगा अलग से, and हो सकता है मोस्टली 99.99999% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि एसएफएस का जो ऑडिटर है वही तुम्हारा सीएफएस का ऑडिटर होगा। मतलब जो तुम्हारा मेन पेरेंट एंटिटी है, पेरेंट एंटिटी, उसका जो एसएफएस का जो ऑडिटर है वही तुम्हारा सीएफएस का ऑडिटर होगा। तो पेरेंट एंटिटी मैंने अभी बोला क्या? पेरेंट एंटिटी। तो अपन चैप्टर में देखेंगे, एक होती है पेरेंट और दूसरा होता है अपना क्या? कंपोनेंट्स। एक होती है अपनी पेरेंट्स, दूसरी होती है कंपोनेंट। कंपोनेंट्स में तुम्हारे क्या क्या आ जाएंगे? सब्सिडरीज आ जाएगी तुम्हारी, एसोसिएट कंपनीज आ जाएगी, जॉइंट वेंचर कंपनीज आ जाएगी तुम्हारी। ये सब तुम्हारे क्या हो गए? कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स को अपन को कंसोलिडेट करना होता है बाय द पेरेंट। कंपोनेंट्स हैज टू बी कंसोलिडेटेड बाय द पेरेंट, एंड दैट इज व्हाट इज विद रिस्पेक्ट टू consolidated financial statement. After consolidation of all the components, the financial statement which is prepared is called as what? Consolidated financial statement. Consolidated financial statement. So you will find different accounting treatment for different entities consolidation. So subsidiary का consolidation अलग है, equity method हो गया, associate joint venture के लिए, मतलब सबके लिए you will find there is different method for consolidation. We'll start with normally CFS is prepared in accordance with Ind AS 110. Ind AS 110 we consolidate based on Ind AS 110. First time whenever you do consolidation, so first time consolidation you will find we do in accordance with Ind AS 103, and then 110 के तहत कंसोलिडेशन होगा अपना एवरी टाइम सब्सिक्वेंट ईयर ऑनवर्ड्स। मतलब जब तुमने बिजनेस कंबाइन किया, अगर बिजनेस कंबाइन हो गया तुम्हारा, यू हैव एक्वायर्ड अ सब्सिडरी, राइट? सो वंस यू हैव एक्वायर्ड द सब्सिडरी, सो यू विल डू द अकाउंटिंग एज पर इंड एस 103 फेयर वैल्यू मेथड से। तुम पूरे नेट एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे, बेस्ड ऑन एवरीथिंग विल बी डन इन इंड एस 103 इफ यू रिमेंबर, right? And after that, next year onwards, whenever you are doing the consolidation, that has to be done in accordance with Ind AS 110.
or if you are doing following AS accounting standard, then it is what accounting standard 21, AS 21. So we will have to consider both AS और Ind AS दोनों consider करना पड़ेगा अपन को इस chapter में throughout the chapter. But remember, if nothing specified in the question in the exam, if nothing specified, consider the question as per Ind AS. Consider the question as per Ind AS. ठीक है? So AS 21, Ind AS 110 properly principle lay down करते, procedure lay down करते कि how are you going to prepare and present the consolidated financial statement. How are you going to prepare and present the consolidated financial statement? Consolidated financial statement are presented to the extent possible in the same format which is adopted by the parent for its SFS. तो parent company जो format में बना रही है अपना separate financial statement already, वही format में CFS भी बन जाएगा, right? And CFS will include all the balance sheet only, profit and loss, CFS, SOKI and your notes to account. वही जो नॉर्मल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म पार्ट होता है, सेम टू सेम विल फॉर्म आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसके बाद देखोगे तो एंटिटी विच प्रिपेयर्स द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट under any law or regulation governing the entity or suo motu might be required to engage the auditor for conducting the audit of consolidated financial statement, right? So that is what they are telling कि तुमको हो सकता है कि एक ऑडिटर को पकड़ना पड़े और ऑडिटर को पकड़ के बोलो कि मेरे CFS का ऑडिट कर दो, मेरे CFS का ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं ये बता दो. However, entity may require the consolidated financial statement to be audited by the statutory auditor of the entity. That is what I was telling. मैंने क्या बोला कि CFS का ऑडिट तो होगा अलग से, CFS का ऑडिट तो होगा, बट कैन यू मेक द SFS का जो ऑडिटर है या जो पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर है, जो तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसी को बोल दोगे क्या CFS करने के लिए? यस, यू कैन डू सो. लॉ एंड रेगुलेशन अलाउज यू टू सो. दैट इज द ऑडिटर हु ऑडिट्स द SFS ऑफ द पेरेंट कंपनी कैन आल्सो डू द ऑडिट ऑफ द एंटायर CFS. क्लियर? अब मुझे बताओ ये जो गाइडेंस नोट है ये किस पे है? गाइडेंस नोट ऑडिट ऑफ CFS पे कि गाइडेंस नोट CFS पे? गाइडेंस नोट इज जनरली इशूड बाय ICAI ऑन फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन हाउ यू डू दी ऑडिट. ठीक है, ऑन हाउ यू डू दी ऑडिट. तो मुझे बताओ गाइडेंस नोट ऑडिट पे है या गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग पे है? बोलो बोलो देख के, ऑडिट पे कि अकाउंटिंग पे है? ऑडिट पे. ऑडिट पे है. सो दैट इज व्हाट दे आर आल्सो सेइंग कि ये ऑडिट पे है भैया, ये गाइडेंस नोट ऑडिट पे है. दैट विल नॉट डील विद अकाउंटिंग मैटर्स. अकाउंटिंग मैटर्स तो तुम्हारे है ना AS Ind AS डील करने के लिए. बेयर स्टैंडर्ड जाके देखो बढ़िया, AS है, Ind AS है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग मैटर्स तुमको डील कर लोगे वहां पे. सो गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ CFS डील्स विद गाइडेंस ऑन ऑडिट ऑफ CFS एंड नॉट ऑन अकाउंटिंग मैटर्स ऑफ CFS. बेसिक चीजें अभी तक अपना भूमिका बना रहे चैप्टर फाउंडेशन. विल स्टार्ट नाउ विद मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो क्या लगता है तुम लोग को, वेदर आर यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS मैंडेटरीली? अगर तुम्हारी मान लो कोई सब्सिडरी है, वेदर यू हैव suppose you have a subsidiary or associate or joint venture, are you supposed to mandatorily prepare the CFS? Yes, sir. Yes, right. Yes. Mandatory requirement है ये. mandatory requirement अब कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है mandatory requirement? Obviously has to come from law and regulation, right? Companies Act. So Companies Act section 129 subsection 3. Section 129 subsection 3 tells you to mandatorily consolidate your subsidiary, your joint venture and your associate. मुझे बताओ यहाँ पे अगर जॉइंट वेंचर नहीं भी लिखता तो भी चल जाता. व्हाई आई एम सेइंग सो? व्हाई आई एम सेइंग सो कि जॉइंट वेंचर अगर नहीं लिखता तो भी चल जाता? लॉजिकली थिंक, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो द आंसर लाइज इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ. इफ आई एम नॉट राइटिंग जॉइंट वेंचर देन आल्सो इट वुड बी सेम ओनली. बोलो 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 बोलो. Anyone remember the section 26? Yes, Pooja, correct. Associate company, it includes joint venture, right? So joint venture is anyway included in associate company as per section 2 clause 6 of the Companies Act. ठीक है? So subsidiary company हो गई, including associate company and joint venture company, उसको same form और manner में तुमको consolidate करना mandatory है as per section 129 subsection 3 of the Companies Act. ठीक है, 129 सबसेक्शन 3 तुमको बोलते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. इसके बाद 129 सबसेक्शन 4 तुमको क्या बोलता है कि जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना SFS, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, जो SFS प्रिपेयर कर रहे हो तुम पेरेंट कंपनी का, वही सेम फॉर्मेट में, वही सेम फॉर्मेट, वही सेम प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड एवरीथिंग विल अप्लाई, प्रोविजंस विल अप्लाई मुटाटिस मुटेंडिस टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट इज
mandated by SFS, that is mandated by section 129 subsection 4 of the Companies Act. Now, who approves the financial statement? Separate financial statement. Who will approve the financial statement? अप्रूव कौन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? बोलो भाई. BOD. BOD करता है, right? So BOD will approve the financial statement in board of directors meeting, and then later on it is been sent to approval in where? उसके बाद अप्रूवल किससे हो जाता है? मतलब सबकी हामी रहती है ना. We put it forward in AGM also. Annual general meeting में we put forward financial statement. There we don't approve, but we adopt the financial statement. तो shareholder adopt कर लेते हैं वो financial statement को, right? Adoption of financial statement. So approval of financial statement is done by BOD in their board meeting before the AGM. Similarly, CFS कभी board of directors ही approve करेंगे financial statement. CFS कभी financial consolidated financial statement will also be approved by the board of directors, and later on it will be laid before the AGM for shareholders to adopt such financial statement. Clear है? इसके अलावा ये बोलते हैं कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक सेपरेट फॉर्म अटैच करना चाहिए, विच इज फॉर्म AOC1. AOC1 में क्या रहता है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज रहती है. सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज मतलब कि भैया सब्सिडरी में मेरी कितनी परसेंटेज होल्डिंग है, सब्सिडरी का क्या अलग से फीचर कुछ और है क्या सब्सिडरी कोई और एक्ट के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है क्या, जिसको हमने अपने फॉर्म एंड कंटेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है. गेटिंग दिस? सो सब्सिडरी के सेलिएंट फीचर्स तुमको बताने रहते हैं जनरली इन AOC1, फॉर्म AOC1. इसके बाद की लाइन पढ़ो और मेरे को क्विकली बताओ क्या बोलना चाह रहा है ये. ब्लू वाली जो लाइन है मैंने मार्क किया हुआ है. However, a company which is not required to prepare CFS under the accounting standard, it shall be sufficient if the company complies with the provision of consolidated financial statement provided in Schedule 3. सबसे पहले तो ये बात एक चीज मैं बता देता हूं कि कहीं कहीं एग्जेम्पशन ग्रांट किया गया है. ठीक है, एग्जेम्पशन इज बीन ग्रांटेड टू कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS. एग्जेम्पशन बोले तो तुमको CFS नहीं बनाना है, CFS नहीं बनाना है इन द सेंस तुमको कंसोलिडेट नहीं करना है. कंसोलिडेट नहीं करना है इन द केस ऑफ कंपनी एक्ट में दिया है एग्जेम्पशन कुछ, तो एक एग्जेम्पशन कुछ दिए AS में, कुछ एग्जेम्पशन दिए IND AS में. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर तुमको AS IND AS में एग्जेम्प्ट दिया हुआ है देन इट विल बी सफिशिएंट if you comply with the provision of consolidated financial statement which is provided in Schedule 3. Yes संजीव बोलो क्या बोलना चाह रही है. बोलो बोलो बोलो. Even though they don't need to prepare CFS, but you have to prepare financial statement as per Schedule 3. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैं शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाता हूँ ऐसी वे. Format of financial statement in the case of CFS also will be in the form of Schedule 3 only. Yes, but same like a parent company. मतलब ये बोल रहे हैं कि CFS में अगर मैं CFS नहीं बना रहा हूँ तो भी मैं कंप्लाई कर लूंगा सारी रिक्वायरमेंट, इवन इफ आई कंप्लाई इफ आई प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3. तो मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट करता भी हूँ एंटिटीज को, देन ऑल्सो आई प्रिपेयर इन शेड्यूल 3 ओनली. तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा वो पूछ रहा हूँ. शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही बना रहा हूँ मैं एनीवे. Is like disclosure. Yes, it's regarding disclosure भाई, कि अगर तुमको कहीं भी CFS में एग्जेम्पशन है, अगर तुमको एग्जेम्पशन मिला है कि तुमको AS में एग्जेम्पशन मिल गया तुम और AS के तहत ही बना रहे हो, तो तुमको तुम्हारा शेड्यूल 3 में किस डिवीजन के हिसाब से बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिवीजन 1. अब डिवीजन 1 में तुम्हारा जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगी, नोट्स टू अकाउंट होगा, उसमें तुम बताओगे कि बिकॉज ऑफ दिस एग्जेम्पशन गिवन इन AS दिस पैरा, ये पैरा ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में जो एग्जेम्पशन दिया हुआ है, सो we are taking that exemption because we are falling under that exemption and therefore this company is not consolidated in CFS. तो proper disclosure होगा, and if you are complying with this disclosure requirement as per schedule 3, then you will be deemed to complying with the CFS requirement. CFS requirement तुम्हारी बराबर सही से तुमने comply कर लिया है, मान ली जाएगी. क्लियर है क्या? Any कोई doubt? एग्जांपल है सर कंपनी का? क्या बोले वैभव?
एग्जांपल है सर ऐसे कंपनी का जिनको एग्जाम्प्ट है सीएफएस बनाना। यस विल कम अक्रॉस ना, अभी वही अपन पढ़ने वाले। इंडेस 110 में भी एग्जाम्पशन दिया है पैरा 31 में, देन एएस 21 में भी एग्जाम्पशन दिया है 2, एंड देन कंपनी एक्ट में भी जो एग्जाम्पशन दिया है, विल कम अक्रॉस ऑल दोस एग्जाम्पशन राइट अवे आफ्टर दिस ओनली। बट व्हाट दिस लाइन वाज टेलिंग कि अगर तुम्हारा एग्जाम्पशन है then also you'll be deemed to be complying with the CFS requirement if you are complying with the schedule 3 disclosure requirement. So disclosure करना है तुमको कि हमारा ये exemption था, हम ये इस exemption में fall कर रहे थे, and therefore we have not consolidated this entity in our CFS. Clear? ठीक है क्या सुनेश्वरन? Are you getting everything or not? चलो अभी देखो वैभव, तुम्हारा अब क्या आ रहा है एग्जेम्पशंस। कंपनी एक्ट का एग्जेम्पशन बताने वालों में जो कंपनी एक्ट में एग्जेम्पशन दिया है, तो मुझे बताओ अगर कंपनी एक्ट में एग्जेम्पशन दिया है एंड आई एम कंप्लाइंग विद इंडियस, मैं अगर इंडियस कंप्लाई कर रहा हूँ, सो कैन आई ऑप्ट दैट एग्जेम्पशन? यस और नो? if the exemption is granted under companies act, can I opt that exemption if I am complying with India's? Yes or no? Yes sir. Yes, right, everyone. But if I have been granted exemption in AS, if I have been granted exemption in AS, can I then opt for exemption if I am complying with India's? बोलो 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 बोलो। नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा ना। सो कंपनी एक्ट एग्जेम्पशन इंपॉर्टेंट है, एंड कंपनी एक्ट एग्जेम्पशन विल सी कि क्या होता है। देखो सिंपल है एकदम। सपोज एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है। सपोज there is a company, that is what X Limited is a company, ठीक है। Now X Limited has various subsidiaries, X Limited has various subsidiaries, and X Limited को भी किसी कंपनी ने होल्ड करके रखा है, होल्डिंग कंपनी, which is its what ultimate parent company हो गई है, right? This is ultimate parent company, yes or no? This is also a parent company, but this is a parent company for subsidiary 1, 2, 3 and 4, and ultimate parent company हो गई जो parent company को भी होल्ड कर रही है। So tell me, if this subsidiary 1, 2, 3, 4 is already being consolidated by holding company, अगर ये कंसोलिडेट किया जा रहा है by the holding ultimate parent company and they are also consolidating X Limited, तो ओवरऑल तुमको दिख रहा है क्या कि सारी चीजें कंसोलिडेट हो गई है? Can you see that everything is getting consolidated anyway? Yes or no? Yes. So therefore we need not, we means what, we in X Limited अगर हम चाहे तो सब्सिडरी 1, 2, 3, 4 को कंसोलिडेट ना करे तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड दो तीन कंडीशन है। देखो क्या कंडीशन बोलता है। एक कंडीशन तो ये है कि ये लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। इफ एक्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी तो लिस्टेड कंपनी का एलओडीआर रेगुलेशन लग जाएगा, तुमको कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। If it's a listed company or even if it's in the process of listing company, listed company, whether listed in India या outside India, NASDAQ में listed हो या NSE में listed हो, doesn't matter, listed company हो या if you are in the process of getting listed yourself, then you will have to consolidate, ठीक है। तो तुमको subsidiary 1, 2, 3, 4 को consolidate करना पड़ेगा, but if you are not a listed company then you can get this exemption. Secondly ये जो होल्डिंग कंपनी है ना, ये जो होल्डिंग कंपनी है जिसका एक्स लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल है, इफ दिस कंट्रोल इज 100% तो फिर एवरीथिंग इज ओके, यू कैन स्ट्रेट अवे गेट द एग्जेम्पशन। इफ दिस एग्जेम्पशन इज लेस देन 100%, सॉरी इफ द कंट्रोल इज लेस देन 100%, अगर तुम्हारा जो होल्डिंग है वो एक्स लिमिटेड के ऊपर लेस देन 100% है, सो देन यू विल हैव टू गेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कि भैया हम इसको कंसोलिडेट नहीं करने वाले हैं, हम S1, S2, S3, S4 को कंसोलिडेट नहीं करने वाले हैं। एंड लास्टली अल्टीमेट ये जो होल्डिंग कंपनी है वो ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रही है तुम्हारी, दैट इज अल्टीमेट पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी सब्सिडरी कंपनी को कंसोलिडेट कर रही है, देन वी डिड नॉट कंसोलिडेट द S1, S2, S3। देखो क्या बोलता है, इट इज अ होली ओन सब्सिडरी, इट इज आइदर अ होली ओन सब्सिडरी या फिर अगर पार्शियली ओन सब्सिडरी है ऑफ अनदर कंपनी मींस व्हाट, एक्स लिमिटेड
होल्डिंग कंपनी वाई लिमिटेड, सपोज वाई लिमिटेड की पार्शियली ओन सब्सिडरी है, एंड अगर उस केस में इन विच केस इफ इट इज अ पार्शियली ओन सब्सिडरी, देन इन दैट केस ऑल इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट, मतलब तुमको सबकी हामी लेनी पड़ेगी, इवन फॉर दोज मेंबर्स हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ये कौन से मेंबर्स की बात कर रहे हैं? मेंबर्स नॉट एंटाइटल्ड टू वोट भी, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क रेड मार्क करके रखे क्योंकि दिस इज नॉट टेस्टेड, बट इफ दे वांट दे कैन आस्क अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। प्रॉक्सी और इवन नॉट प्रॉक्सी शेयर बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मेंबर्स है ये मेंबर्स, सो मेंबर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आल्सो मेंबर्स, बट आर दे एंटाइटल्ड टू वोट इन जनरल मीटिंग? नो। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तुमको उनसे भी लेना पड़ेगा एनओसी, so you'll have to take NOC. All its other members, including not otherwise entitled to vote, have been intimated in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available with the company, that member do not object to the company for not presenting the CFS. Member not presenting the CFS. Sir, NOC is required from the member of other than ultimate parent, right? अपन लेंगे एनओसी, एक्स लिमिटेड अपने एक्स लिमिटेड एनओसी लेगा कि हम S1 S2 S3 S4 को कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, हम S1 S2 S3 S4 को कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एक्स लिमिटेड विल टेक द ओनरशिप फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट इज अ होल्ली ओन सब्सिडरी बोले ना, इट इज अ होल्ली ओन सब्सिडरी। मैं होल्ली ओन सब्सिडरी हूं या फिर मैं पार्शियली ओन सब्सिडरी हूं, एंड मैं अपने मेंबर से, उस केस में अगर मैं पार्शियली ओन सब्सिडरी हूं, सो देन आई विल हैव टू ऑब्टेन एनओसी। सेकेंडली, आई शुड नॉट बी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और शुड नॉट बी लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ getting myself listed in any stock exchange either in India or outside India. Thirdly, my ultimate या any intermediate holding company is already filing consolidated financial statement, with ROC. Clear है तीनों condition? Everyone, any doubt? Correct. Then comes to section 129 subsection 6. सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्लास ऑफ कंपनी को एग्जाम कर सकती है, गिवन द पब्लिक इंटरेस्ट। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जाम्पशन बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 129 सबसेक्शन 6। नॉट टू बॉदर, टाइम पास दिया हुआ है कि अगर चाहे तो एग्जाम्पशन नोटिफाई कर सकती है। नोटिफाई कैसे करेगी? ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। अब अपन आते हैं इंड एस में क्या एग्जाम्पशन दी हुई है। पैरा 31 ऑफ इंड एस 110 में क्या एग्जाम्पशन दी गई है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ भी है एग्जाम में। पैरा 31 ऑफ इंड एस 110 grants you an exemption with respect to investment entity, that is if you are an investment entity. Anyone know investment entity कौन होती है as per Ind AS? investment entity कौन सी होती है? किस entity को अपन बोलेंगे कि it's an investment entity? बोलो भाई, Ind AS 110 कर लियो ना FR? कौन कौन बोला था मेरे को? वैभव, बिनिशा। इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी होती है बिनिशा? जिनका मेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट का होता है, मेन इनकम इन्वेस्टमेंट का होता है, और उनका काम क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? इन्वेस्ट करना इन अदर कंपनीज, राइट। सो मेन बिजनेस होता है, और मेन जो इनकम होती है उसकी इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, और एफवीटीपीएल पे अकाउंटिंग करती है। यस, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि दे हैव टू अकाउंट फॉर ऑल देयर सब्सिडरीज इन एफवीटीपीएल। क्यों एफवीटीपीएल पे क्यों कर रहे हैं, नॉट एट एफवीटीओसीआई? एफवीटीपीएल पे क्यों कर रहे हैं, नॉट एट एफवीटीओसीआई? एफवीटीपीएल पे करते हैं ना। हाँ, जब अपन ट्रेडिंग पर्पस के लिए कोई इक्विटी होल्ड करते हैं, कोई सिक्योरिटी, सो दैट इज हेल्ड फॉर ट्रेड, राइट? दैट इज हेल्ड फॉर ट्रेड। यू कैन एनी टाइम सेल दोस इन्वेस्टमेंट्स। अगर तुम वो इन्वेस्टमेंट को सेल करने के लिए पर्पस से होल्ड कर रहे हो, सो यू विल कीप इट एट एफवीटीपीएल। सो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऐसी सब्सिडरीज है जो तुम ट्रेडिंग पर्पस के लिए रख रहे हो, जो हेल्ड फॉर ट्रेड रख रहे हो, और तुम उसको एफवीटीपीएल पे रख रहे हो, सो डू यू थिंक दे आर योर सब्सिडरी इन एसेंस? डू यू थिंक दे आर इन योर सब्सिडरीज? क्या तुम उसको सब्सिडरी मान रहे हो क्या? वो तो तुम इन्वेस्टमेंट मान रहे हो, इन्वेस्टमेंट है वो तो। अब भले ही इन्वेस्टमेंट तुमने बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट किया, 50-60% होल्ड कर लिया, तो सब्सिडरी थोड़ी ना हो गई। सब्सिडरी मींस व्हाट? इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर एंटिटी ओनली।
जैसे फेडरल बैंक का मैंने कल बताया, yesterday I told you an example कि फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ सब्सिडरी ऑफ फेडरल बैंक. सो फेड बैंक इज ओवरऑल स्पॉन्सर्ड बाय फेडरल बैंक ओनली. पूरा स्टेक है फेडरल बैंक का काफी उसमें. आफ्टर अभी फेड बैंक आईपीओ के लिए आने की कोशिश कर रही है, आईपीओ आने वाला है, लास्ट ईयर आने वाला था, नाउ इट विल कम इन दिस ईयर, बट it is not a subsidiary if you are keeping it for trading purpose, and therefore Ind AS grants you an exemption to the investment entity कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो और तुम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको अगर कंसोलिडेट नहीं करते हो तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि तुम्हारी जो पेरेंट कंपनी है, मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ और मेरी जो पेरेंट कंपनी है वो कंसोलिडेट कर रही है वो सारी सब्सिडीज को, मेरी जो पेरेंट कंपनी है वो कंसोलिडेट कर रही है सारी सब्सिडीज को. बट अगेन अगर मेरी पेरेंट कंपनी भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी ही है तो उस केस में वो पेरेंट कंपनी अगर कंसोलिडेट नहीं करी तो भी चलेगा. समझ में आ रहा है क्या? एक बार और बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और इसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, राइट, बहुत सारी सब्सिडीज है. ये बोल रहा है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है अगर ये कंसोलिडेट कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स को, तो दैट इज गुड, वेल एंड गुड. हाउएवर अगर कंसोलिडेट नहीं कर रही है तो एक ही कंडीशन में कंसोलिडेट नहीं कर सकती है. क्या कंडीशन है? कि दिस पेरेंट कंपनी इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. ये पेरेंट कंपनी खुद भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है. देन इट नीड नॉट कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट, दैट इज कंप्लायंस विद रिक्वेस्ट टू विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन ऑफ इट्स सब्सिडरीज, कंसोलिडेशन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी. ठीक है, समझ में आया क्या? एक बार क्विकली देखो, ये फटाफट से देखो. इंडेक्स 31 क्या, इंडेक्स 110 क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी need not present CFS if it is required in accordance with to measure all of its subsidiaries at FVTPL. अगर तुम सारी सब्सिडीज को FVTPL पे अकाउंट फॉर कर रहे हो, एंड पेरेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंटिटी विल कंसोलिडेट ऑल द एंटिटीज. पेरेंट ऑलरेडी जो ऊपर तुम्हारा पेरेंट है वो कंसोलिडेट करेगा, सारी एंटिटी को कंसोलिडेट करेगा, लेकिन नहीं करेगा अगर पेरेंट खुद इन्वेस्टमेंट कंपनी है. इफ पेरेंट देमसेल्व्स आर इन्वेस्टमेंट कंपनी. डेफिनेशन दी है कि यू आर ऑब्टेनिंग फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर एंड यू पूल ऑल दोस फंड एंड देन आफ्टर पूलिंग ऑफ ऑल द फंड्स यू देन इन्वेस्ट ऑल द फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग और फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम. बोलो पूजा. सर मतलब जो अल्टीमेट कंपनी है अगर वो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी रहेगी तो वो पेरेंट एंड सब्सिडरी दोनों को कंसोलिडेट करेगी. करेक्ट, ऑल द कंपोनेंट्स हैज टू बी देन कंसोलिडेटेड. ओके. और इस केस में जब वो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी रहेगी तो कोई कंसोलिडेशन होगा ही नहीं. हाँ, इफ पेरेंट कंपनी इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट कंपनी so neither investment company will do their consolidation, neither parent company requires to consolidate because both are treating all the subsidiaries at FVTPL only. For both everything is what? Investment only and not subsidiaries. Okay sir. ठीक है, अभी अपने दो एग्जाम्पशन हो गए. कौन कौन से दो? एक कंपनीज एक्ट का हो गया और एक इंड AS का हो गया. Now we'll also see two more exemption in AS but not now, later. ठीक है, अभी come to parent की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी. अभी तक क्लियर है? कोई डाउट? टिल नाउ वी वर स्टडिंग प्रोविजंस, एग्जेम्पशन कहाँ है, कंपनीज एक्ट मैंडेटरी क्या रिक्वायरमेंट करता है, व्हाट इज CFS कंसोल, ये सब हो गया अपना बेसिक फाउंडेशन. नाउ विल स्टार्ट विद सर्टेन ऑडिटिंग पॉइंट्स आल्सो. एक बार रिकैप में कुछ नहीं है, देखो अपन ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, एक ही पेज तो किया है, बाप रे. ठीक है, एक ही पेज किया अभी तक अपन ने. सबसे पहले अपन ने देखा इंड AS 110. इंड AS 110 में अपन ने देखा कि CFS बनता है, इंड AS 110 के तहत कंसोलिडेटेड होता है या फिर AS 21 के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही सारी बातें इंक्लूड होगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड योर सोकी एंड नोट्स टू अकाउंट सोकी. इसके अलावा ये बोलते हैं कि तुमको CFS का अलग से ऑडिटर एंगेज करना पड़ सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग द CFS एंड फॉर दैट मैटर दे टेल कि CFS SFS का जो ऑडिटर है, पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर है वही CFS का ऑडिटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फिर गाइडेंस नोट होता है ऑडिट ऑफ CFS के ऊपर एंड दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग मैटर्स. फिर मैंडेटरी CFS तुमको बनाना पड़ेगा एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड
129 सबसेक्शन 4 तुमको बोलता है कि ये जो प्रोविजन तुमको एसएफएस के ऊपर लगते हैं ना, सेम टू सेम डिट्टो प्रोविजन लगा देना मुटाटिस मुटेंडिस इन द केस ऑफ सीएफएस आल्सो। सीएफएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। एओसी 1 में तुमको सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सब्सिडरीज भी देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लस अगर तुम कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एग्जेम्पशन, अगर कोई एग्जेम्पशन ग्रांटेड है और यू आर नॉट कंसोलिडेटिंग, देन आल्सो यू विल डीम टू बी कैरिंग आउट द compliance with schedule 3 requirement if you are doing the disclosure as required under schedule 3, if you are doing all the disclosure as required under schedule 3। इसके बाद अपन ने देखा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएफएस प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट। अपन ने देखा कि मैं एक कंपनी हूं और मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मेरी जो होली ओन सब्सिडरी कंपनी है वो ऑलरेडी नीचे मेरी जो सब्सिडरी था उसको कंसोलिडेट कर रही है, और अगर मेरी जो पेरेंट कंपनी है वो होली ओन सब्सिडरी नहीं है, वो पार्शियली ओन सब्सिडरी हूं, मैं उसका पार्शियली ओन सब्सिडरी हूं, देन इन दैट केस आई विल हैव टू टेक NOC from all other members of the company. I'll have to take all NOC from all other members of the company that I am not going to consolidate my subsidiaries, right? यही तो बातें हैं बस। इसके बाद अपन ने देख लिया इंडेक्स 110 से रिलेटेड कंसोलिडेशन। अब आ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी क्या लगता है तुमको? पेरेंट, एज अ पेरेंट तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तुम्हारे बच्चों के तहत? तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? सर ये देखना कि वो कोई भी गलती नहीं करते हैं। ये देखना कि कोई भी वो गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ जाएगी, लेकिन उसके पहले तुमको ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे चाइल्ड है कौन कौन, ठीक है? तो सबसे पहले आर यू अ पेरेंट और नॉट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर चाइल्ड, राइट? आइडेंटिफाई योर चाइल्ड की आइडेंटिफाई कौन कौन से कंपोनेंट्स है एक्चुअली, कौन कौन सी सब्सिडीज है। देखो बहुत सारी सब्सिडीज हो सकती है तुम्हारी। इफ आई टेल यू अबाउट L&T ओनली, L&T की अराउंड 1062 सब्सिडीज थी जब व्हेन आई वाज देयर इन 2021। अराउंड 115 कुछ जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी थी दोनों मिला के। सो आर यू गेटिंग दिस कि आइडेंटिफाई करना खुद में एक टास्क था, आइडेंटिफाई all the components including all the financial information of the component. So you first of all have to identify all the components and took all the financial information of the component. अब इसके बाद क्या तुमने डीएनए मिल गया तुमको, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है उज्जवल? अब इसके बाद तुमको प्रॉपर बताओ कि क्या तुमको नहीं लगता कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए? माया यू हैव टू पिन करो मेरे को, पिन। तुमको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके पिन जैसा जो दिख रहा है ना उसको दबाओ। What I was telling कि first of all you will have to do identification of your component, right? Identify the child and then get all the information, get all the DNA, right? And don't you think you should obtain all the accurate information only? And so for that matter you need to check कि whether you have obtained accurate and complete information, ठीक है? बच्चे मन के सच्चे, कई बार पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताते, तो यू विल हैव टू एंश्योर कि वेदर हैव यू ऑब्टेन ऑल द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और नॉट, ऑल द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और नॉट, ठीक है? इसके बाद तुमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हारे इतने सारे बच्चों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा स्पॉटलाइट में आ सकता है, कौन सा बच्चा तुम्हारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या कौन सा बच्चा तुम्हारा रिपोर्टेबल सेगमेंट है। रिपोर्टेबल सेगमेंट, हैव यू गॉन थ्रू इंडेक्स 108 रिपोर्टेबल सेगमेंट? यस सर। सो रिपोर्टेबल सेगमेंट कब कब रिपोर्ट करना की रिक्वायरमेंट आ जाती है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट या 10% ऑफ एसेट या उससे ज्यादा तुम्हारा सेगमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? और भी अलग अलग क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग सेगमेंट कि वो सेगमेंट को तुमको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। सो फॉर दैट मैटर व्हाई आर वी कंसीडरिंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हियर? बिकॉज हो सकता है कि तुम्हारी कोई सब्सिडरी हो विच इज ऑल टुगेदर इन अ डिफरेंट सेगमेंट, एंड देयरफॉर वेयर अप्रोप्रिएट यू विल आल्सो हैव टू आइडेंटिफाई कि कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट है क्या फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग, और वो सब्सिडरी का अलग से रिपोर्टिंग तुमको सेगमेंट रिपोर्टिंग में करनी पड़ेगी एनीवे, इवन इफ यू फील कि वो तुम्हारी कंपोनेंट है या नहीं। 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू, दैट इज आल्सो वन केस, यस राघव। सो ऑपरेटिंग सेगमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट components you will have to identify, then obtain all the information, accurate information, and thirdly lastly you have to see कि तुमने reportable segments identify कर लेना है, identify all the reportable segments। अब बच्चों के भी related parties हो सकते हैं, right? So you will have to identify the girlfriends of your child or not,
So all the girlfriend or boyfriend for your child, you'll have to identify related party or related party transaction for reporting. So यहाँ पे related party कैसे आ रहा है? Related party in the sense कि तुम्हारा देखो वो तो एक तो सब्सिडरी है या एसोसिएट है, ठीक है ऑलरेडी, तो सब्सिडरी के अंदर कोई डायरेक्टर हो सकता है. अब वो डायरेक्टर अगर तुम्हारे साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या तुम सब्सिडरी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ऑलरेडी इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोस ट्रांजेक्शन अमंग द कंपोनेंट्स. सो इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन हो गए तुम्हारे कंपनी का ट्रांजेक्शन और सब्सिडरी के डायरेक्टर के साथ. सो ऑल दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यू विल हैव टू कंसीडर कि कितने ट्रांजेक्शन हुए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है किसकी? पेरेंट की. ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पढ़ेंगे इसके बाद अपन. सीएफएस के ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेरेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगेन शुरू के 4 पॉइंट. सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा मेरा कंपोनेंट. सीओडीएम कॉन्सेप्ट क्या होता है वैभव? आइडेंटिफाई करूंगा मैं कंपोनेंट, ऑब्टेन करूंगा मैं एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय कंपोनेंट्स, ठीक है. देन वेयर अप्रोप्रिएट आल्सो आई विल हैव टू आइडेंटिफाई माय रिपोर्टेबल सेगमेंट्स फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग, एंड देन आई विल हैव टू आइडेंटिफाई माय रिपोर्ट रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फॉर रिपोर्टिंग. ओके, इंडेक्स 108 के लिए बोल रहे हो, ठीक है. एंड देन लास्ट के 3 पॉइंट जो अपने वो विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स है. विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट समझ रहे हो कैसे? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट समझो, मेरे को लग रहा है कि मेरी सब्सिडी से मेरे को मेरी सब्सिडी को मैंने लोन दिया, ठीक है. सब्सिडी के बुक्स में क्या दिखेगा? इंटरेस्ट देना है होल्डिंग कंपनी को. सब्सिडी के बुक्स में क्या दिखेगा? इंटरेस्ट देना होल्डिंग कंपनी को. पेरेंट कंपनी मेरी बुक्स में क्या दिखेगा? इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट लेना है. और कंसोलिडेशन सब्सिडी के बुक में क्या दिखेगा? इंटरेस्ट देना है. डोंट यू थिंक कि ये इंटरेस्ट लेना है और इंटरेस्ट देना है कैन बी एडजस्टेड? कैन बी एडजस्टेड. Yes, yes. And this is called as what? Current period accounting adjustment. Current period accounting adjustment. This is called as what? Current period accounting adjustment, which will come across later in the chapter. Permanent consolidation adjustment क्या होता है और current period consolidation adjustment क्या होता है. So ये जो adjustment है ये सब carry out करना, ये सब parent की responsibility है. जब वो financial statement बना रही है तो consolidate करते time ये सब right of adjust करना, ठीक है. दूसरा, harmonization of accounting policies and accounting framework. Harmonization मतलब what do you mean by harmonization? Harmony, in harmony means what? एक जैसा रखना, एक जैसा रखना, right? Same. So tell me फटाफट से if subsidiary is following FIFO method for valuation of inventory and I am following weighted average, if I am weighted average method for valuation of inventory, what do you think I'll have to do first for the purpose of consolidation? I'll have to value the inventory of the subsidiary company की जो inventory है, I'll have to first value it as per weighted average and then consolidate. Getting this? I'll have to first value the inventory as per weighted average and then consolidate. That means what? Accounting policy should be same across the consolidated financial statement. ऐसा नहीं subsidiary कुछ और follow कर रहा है and parent कुछ और follow कर रहा है, ठीक है. मुझे बताओ श्रेया, फटाफट से मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक अगर पेरेंट कंपनी एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रही है और सब्सिडरी कंपनी जो है वो डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रही है, सो व्हाट नीड्स टू बी डन बाय द पेरेंट कंपनी फर्स्ट? श्रेया. It needs to be converted to SLM पे कन्वर्ट करेगी सब्सिडरी सबसे पहले सब्सिडरी के अकाउंट्स को, उसके बाद ही फिर आगे अकाउंटिंग होगी. No, actually no need to convert because it is not accounting policy. करेक्ट, ठीक है. तो एक बार वापस से पढ़ो ध्यान से श्रेया. हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या लिखा है? पॉलिसीज लिखा है. एंड यू ऑलरेडी माइट बी अवेयर कि ये जो डेप्रिसिएशन चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, इट वाज अकाउंटिंग पॉलिसी लॉन्ग बैक बिफोर 2017, ठीक है. इट वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू अकाउंटिंग एस्टीमेट. अकाउंटिंग एस्टीमेट क्यों है ये? बिकॉज वी एस्टीमेट the method of depreciation based on our estimation with respect to useful life of the asset and based on usage of the asset. If we estimate कि usage ज़्यादा होगा जल्दी in the initial year, so वो अपन WDV method लगाते हैं. If we expect कि usage of the asset will be equal in all the years, then we apply SLM method of depreciation. Overall, what we see कि जो ये depreciation method है,
दिस इज बेस्ड ऑन योर एस्टिमेट की यूजेज कैसे होगा एसेट का, राइट, एंड देयरफॉर यू ट्रीट दिस एज अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये कोई तुम्हारी पॉलिसी नहीं है, ये तुम्हारी पॉलिसी नहीं है, ये तो तुम एस्टिमेट कर रहे हो कि मेरा यूजेज कैसे होगा, समझ रहे हो, एंड देयरफॉर दिस इज नाउ बीन ट्रीटेड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड नॉट एज अकाउंटिंग पॉलिसी। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का ट्रीटमेंट अलग होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का ट्रीटमेंट अलग होता है। यहाँ पे बात हो रही है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सॉरी, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज करना है तुमको। सो WDV अगर फॉलो कर रहा है मेरी सब्सिडरी और मैं अगर SLM कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम डायरेक्ट एज इट इज कंसोलिडेट कर सकते हो, ठीक है क्या? यस और नो? एंड इसके बाद देखोगे तो गैप कन्वर्जन, गैप कन्वर्जन बोले तो इफ सपोज सब्सिडरी इज फॉलोइंग एनी अदर गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, any other gap, and we are following different gap, so you'll have to convert the subsidiaries books of account into different gap and then accordingly you'll have to do the consolidation. So ये तीनों पॉइंट इंड एस बोलता है तुमको, and that is why I have classified this 3 point as इंड एस related point. सर ये गैप वाला जो है ये फॉरेन सब्सिडरी पे अप्लाई होगा? जो गैप वाला है क्या बोले? फॉरेन सब्सिडरी पे अप्लाई होगा? या फॉरेन सब्सिडरीज पे अप्लाई हो सकता है बिकॉज दे माइट बी अप्लाइंग विद यूएस गैप और IFRS, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो एक ही है। इंडिया में जनरली इफ यू आर फॉलोइंग इंड एस तो तुम्हारी सब्सिडरीज को भी इंड एस वॉलंटरी नहीं मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ सकता है। सो इट वुड हैव बीन पॉसिबल अगर ये नहीं होता कि तुम इंड एस फॉलो कर रहे हो और सब्सिडरी एस फॉलो कर रही है, सो देन इट वुड हैव बीन पॉसिबल। बट इन इंडिया अगर तुम्हारी पेरेंट कंपनी इंड एस फॉलो कर रही है या तुम्हारी सब्सिडरी भी इंड एस कर रही है तो देन एवरी अदर एंटिटी इन द ग्रुप हैज टू फॉलो इंड एस ओनली। इसके अलावा तुमको बीच बीच में क्या नहीं लगता कि तुमको अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते रहना चाहिए बीच बीच में? गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंपोनेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ द कंपोनेंट, स्पेसिफाइंग द क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, व्हाट यू एक्सपेक्ट कि मेरे को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कब तक मिल जाना चाहिए। यू विल टेल योर चाइल्ड कि मेरे को ये बात कब तक पता चल जानी चाहिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन कब तक मिल जानी चाहिए, राइट। एंड इंस्ट्रक्शन ऑर्डिनरी कवर्स व्हाट अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड, स्टैट्यूटरी एंड अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू द पेरेंट। सो ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मेरे को एप्लीकेबल है, सो आई विल आल्सो कम्युनिकेट टू द कंपोनेंट सो दैट कंपोनेंट आल्सो disclose that information so that I can consolidate all the disclosures, right, including the identification of and reportable segments, related party transaction and reporting timetable also. कब तक मेरे को टाइम टेबल बता दोगे, कब तक मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, ठीक है? हाँ संजीव बोलो। माया सर गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कौन कौन से आएंगे? गैप मतलब तुम्हारे होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज में तुम्हारे AS इंडेक्स वगैरह हो गए, राइट। जैसे अपना बाहर देखोगे तो IFRS हो गया, US गैप हो गया, US के केस में US फॉलोज US गैप। सो दीज आर व्हाट योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ, जैसे इंडेक्स 1 हो गया, इंडेक्स 110 हो गया, ये सारे तुम्हारे गैप हो गए। इंडेक्स ओवरऑल ऐसा गैप है अपने इंडियन के लिए विच वी कॉल एज व्हाट, इंड गैप। इंड गैप में तुम्हारे AS और इंडेक्स आ जाते हैं। Next come to responsibility of auditor, responsibility of the auditor of the CFS, responsibility of the auditor of the CFS. तो as an auditor of the consolidated financial statement, as an auditor I have few responsibilities, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को ये पता करना है कि भैया CFS की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है क्या एज पर एप्लीकेबल FRF, should validate the requirement of the preparation of the CFS for the company as per applicable FRF। लास्ट पॉइंट देखो सबसे पहला, आई विल टेल यू लास्ट पॉइंट व्हाई, बिकॉज ये सीक्वेंस से देखोगे तो एक फ्लो बन जाएगा, याद रहेगा तुमको सारे पॉइंट। फर्स्टली अपन को ये देखना है कि भैया वी नीड टू वैलिडेट की रिक्वायरमेंट क्या है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एंड इसके बाद ये देखना है
कि अब CFS जो बन गया है ना, जो मैनेजमेंट ने अपन को CFS दिया है बना के, we have to see कि whether they have prepared the CFS in accordance with the applicable FRF or not, whether they have prepared the CFS in accordance with applicable FRF or not. तो सबसे पहले अगेन वैलिडेट करो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, CFS बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS एज पर एप्लीकेबल FRF. देन सी वेदर द मैनेजमेंट दैट दे हैव प्रोवाइडेड द CFS वेदर दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF और नॉट. इसके बाद तुमको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लास्टली व्हाट, एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे कि नहीं बता रहे CFS, तुमको अपना ओपिनियन देना है, ग्रांट योर ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, राइट. तीनों पॉइंट अगेन फर्स्ट 3 पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन प्रिपरेशन CFS वेदर एज पर एप्लीकेबल FRF, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है. सेकेंडली वेदर द मैनेजमेंट हैज कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF और नॉट. thirdly then you have to give your opinion whether the financial statement consolidated financial statement gives true and fair view or not. इसके बाद सिंपल है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 हो गया और एक हो गया तुम्हारा 143 सबसेक्शन 3. अगेन टेल मी, रिपीट आफ्टर मी. 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3 से 2 पॉइंट है. पहला पॉइंट वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS हो गया. फिर ये वैलिडेट करो कि जो प्रिपरेशन हुआ है वो एज पर एप्लीकेबल FRF हुआ है या नहीं हुआ है. एंड तीसरा हो गया तुम्हारा कि एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं. चौथा 143 सबसेक्शन 1 एंड पांचवा 143 सबसेक्शन 3. 143 सबसेक्शन 1 एंड 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपनीज एक्ट के. इफ यू आर नॉट टू रिकॉल दिस सेक्शंस राइट अवे, स्टिल आई विल टेल कि ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है व्हिच एनीवे वी विल बी मगिंग अप इन कंपनी ऑडिट चैप्टर एनीवे, ठीक है. तो 143 सबसेक्शन 1 टेल्स यू व्हाट कि यू हैव टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स लाइक एडवांसेस, वेदर द एडवांसेस are prejudicial to the interest of the company. That means what? Prejudicial to the interest of the company means what? कि तुमको एडवांस देना था 9% में, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9%, बट यू हैव ग्रांटेड एडवांस एट द रेट ऑफ 5% ओनली टू एनी अदर कंपनी, सो इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, राइट. एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये सारे पॉइंट्स में तुमको इंक्वायर करना है इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. एज एन ऑडिटर ऑफ CFS आल्सो यू विल हैव टू इंक्वायर ऑन दिस सेक्शंस इन दिस पॉइंट 143 सबसेक्शन 1 में जो इंक्वायरी करनी है. सिमिलरली 143 सबसेक्शन 3 में तुमको कुछ रिपोर्टिंग मैंडेटरीली करनी है एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3. 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट दैट यू हैव टू मैंडेटरीली रिपोर्ट, एंड इन द केस ऑफ CFS आल्सो यू विल हैव टू फॉलो व्हाट 143 सबसेक्शन 3. सो ये अपन देखेंगे एनीवे इन कंपनी ऑडिट चैप्टर. जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर व्हाट 143 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3 के तहत भी तुमको रिपोर्टिंग करनी है. सो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ऑडिटर की, ऑडिटर ऑफ द CFS. 129 सबसेक्शन 4 अपना ऑलरेडी किया हुआ है. प्रिंसिपल ऑडिटर जो है, प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब कौन सा ऑडिटर? प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मेन ऑडिटर है, ठीक है, इज रिस्पांसिबल. पेरेंट कंपनी का ही ऑडिटर जनरली CFS का भी ऑडिटर होता है, सो यू कैन से दैट ऑल्सो वेल. सो वेदर द CFS आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF और नॉट. ये तुमको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं, CFS जो बने हैं, वो FRF के तहत बने कि नहीं बने. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तुमको कंप्लाई करनी है, गाइडेंस नोट तुमको देखते हुए चलना है, एंड मुटाटिस मुटेंडिस जैसा तुमने SFS का ऑडिट किया था वैसा CFS का ऑडिट कर देना है, ठीक है. ये एक बार तुम लोग देख सकते हो थर्ड पॉइंट का. एक बार ये तीनों पॉइंट रीड कर लो, ABC. ओहो, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी. सो आई वाज टेलिंग कि कंसोलिडेशन कुछ नहीं है, पेरेंट का SFS और पेरेंट का कंपोनेंट का SFS को कंसोलिडेट करना है एज पर कंसोलिडेशन प्रोसीजर व्हिच इज मैंडेटेड अंडर इंड एस या AS एज मे बी एप्लीकेबल FRF, ठीक है. फिर तुम अदर ऑडिटर का यूज कर सकते हो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एज पर SA 600, बिल्कुल कर सकते हो. तीसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होते यूजिंग द SFS ऑफ द पेरेंट एंड SFS ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है. और इसमें बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होंगे विच यू विल कम अक्रॉस कि कुछ सब्सिडरी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है और कुछ सब्सिडरी ये डिस्क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है. तो कुछ इंस्ट्रक्शन तुम्हारा फॉलो कर रहे हैं, कुछ सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन तुम्हारा फॉलो नहीं कर रहे हो सकता है. तो ये अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन कौन से अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएंगे? ये आ सकते हैं डिस्क्लोजर अबाउट द कंपोनेंट्स,
ठीक है। डिस्क्लोजर तुमको जो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्लोज करना है कि हमारे 106 सब्सिडरी है, हमारे इतने कंपोनेंट है, हमारे इतने सब्सिडरी, हमारे इतने एसोसिएट जॉइंट वेंचर है, ये सारे जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। और तुम बताओगे कि मैंने सीएफएस के टोटल एसेट में से 70% देखा है। जो ये सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये सब तुम्हारे अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में भी आएगा। एडजस्टमेंट्स मेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, अदर इवेंट्स दैट ऑकर बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट एज द केस मे बी। पॉइंट बी बोल रहा है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, ऐसे 600 बोलता है कि तुम भाई अपने दूसरे अदर ऑडिटर पे रिलाई कर सकते हो। सपोज यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है, और जो तुम्हारी सब्सिडरी से एसोसिएट है उसका ऑडिटर कोई और कर रहा है। मैं समझ लो मैं पेरेंट ऑडिटर हूँ और तुम कर रहे हो सब्सिडरी का ऑडिटर, तो तुम्हारा सब्सिडरी तो मेरे कंसोलिडेशन में आ रही है ना, तुम्हारी सब्सिडरी मेरे सीएफएस में पार्ट है, तुम्हारी सब्सिडरी भी मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। So can I rely on the CFS as a whole? Yes, I can rely in your subsidiaries audit report, क्योंकि तुम भी सीए हो, मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई कर सकता हूँ। That is what they are saying कि you can use the work of other auditor, but you will have to specify कि तुम्हारी divided responsibility है। The subsidiary for which you have audited, उसकी responsibility अलग और मेरी responsibility मैंने जो audit किया मेरी उसके related responsibility आएगी। पॉइंट सी बोल रहा है कि एसएफएस में कई सारे अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि सारे सब्सिडीज में ना हो। सो देयरफॉर यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसोलिडेट। भाई सब में अगर सेम डिस्क्लोजर हुआ है तो यू कैन कंसोलिडेट इट इजीली, बट कई सब्सिडीज में डिस्क्लोजर हुआ है, कई सब्सिडीज में डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। तो इन दैट केस ये अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है कि यू विल हैव टू डिस्क्लोज इट एट अ कंसोलिडेटेड बेसिस कंसिडरिंग ऑल द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है ये तुमको बता रहा है कि कौन कौन से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तुमको बोल रहे हैं कि जो डिस्क्लोजर तुमको बताना है अबाउट द कंपोनेंट्स, प्रपोर्शन ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द सीएफएस, तुम्हारा कितना प्रपोर्शन है, कितना परसेंटेज है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रही है, मतलब जैसे अपन ने देखा था फीफो अप्लाई हो रहा है वहाँ पे और अपन वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई। तो तुमको ये सारी बातें कंसोलिडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी बातें तुमको डिस्क्लोजर में नहीं मिलेगी ना। एसएफएस में, एसएफएस के डिस्क्लोजर में ये सारी बातें नहीं मिलेगी, लेकिन सीएफएस के डिस्क्लोजर में तुमको ये सारी बातें अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में डालनी पड़ेगी कि भैया हमारा कंपोनेंट वेटेड एवरेज कर रहा था और हम फीफो कर रहे थे, ऐसे कितने कंपोनेंट है जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली कौन कौन से ऐसे डिस्क्लोजर है जो हम अपने कंपोनेंट को कितने कंपोनेंट्स को हम अपने ऑडिट में लिए हैं, हमारे सीएफएस में लिए हैं, और कौन से कंपोनेंट्स को हमने सीएफएस में नहीं लिया है, ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। सिमिलरली सर इंटरमीडिएट सीएफएस हाँ क्या होता है? क्या बोले? वापस बोलना वैभव। इंटरमीडिएट सीएफएस वहाँ पे लिखा हुआ है सर। इंटरमीडिएट सीएफएस मतलब तुमने कंसोलिडेट किया तुम्हारी होल्डिंग, तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी को, और सब्सिडरी कंपनी भी मान लो कई सारी कंसोलिडेशन कर रही है, तो तुम अगर सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर लियो ऑलरेडी और जो सब्सिडरी का एसएफएस कंसोलिडेट कर रहे हो, तो तुमको बाकी सब्सिडरीज का भी एसएफएस कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और अगर सब्सिडरी का सीएफएस को कंसोलिडेट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो तुमको बाकी सब्सिडरीज का कंसोलिडेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सब्सिडरी का सीधा सीएफएस कंसोलिडेट कर रहे हो। सब्सिडरी ने ऑलरेडी कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, तो तुम सब्सिडरीज का सीधा सीएफएस ही उठा रहे हो। तो इंटरमीडिएट मतलब बीच की जो एंटिटी है तुम्हारी जो सब्सिडरीज है उसके बीच में भी कोई अगर एक पेरेंट कंपनी है, तो वही सेम एस्टिमेटेड का एग्जांपल जो प्रेरणा बोल रही है। ठीक है सर, थैंक यू। Now this says कि other auditors might be the statutory auditor of the SFS only. This we have already known, right? ये पता ही था कि SFS जो है उसका जो ऑडिटर है वही CFS का ऑडिटर भी हो सकता है, और वन और मोर कंपोनेंट का जो ऑडिटर है अपॉइंटेड स्पेसिफिकली फॉर असिस्टिंग द ऑडिटर ऑफ CFS, दैट इज प्रिंसिपल ऑडिटर। CFS ऑडिटर को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑडिटर। इन द SA 600 ऑल्सो वी टॉक अबाउट व्हाट? प्रिंसिपल ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर। और जब ऐसा लग रहा है कि कंपोनेंट ऑडिटर को बोला जा रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू असिस्ट द प्रिंसिपल ऑडिटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिंसिपल असिस्ट द प्रिंसिपल ऑडिटर, सो जो वर्क उन्होंने परफॉर्म किया है फॉर असिस्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और वर्क जो उन्होंने परफॉर्म किया है कंपोनेंट ऑडिटर ने, वो जो वर्क यूज कर रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर, ये एक अलग असाइनमेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये अपन SA 600 में देखेंगे ये सारी बातें। SA 600 में बोला गया है
कि ये जो वर्क असाइन किया गया है टू द कंपोनेंट ऑडिटर हेल्प कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑडिटर को, राइट। सो ये जो कंपोनेंट ऑडिटर हेल्प कर रहे हैं ना प्रिंसिपल ऑडिटर को, ये वो वाले वर्क में नहीं आता है, ये अलग से असाइनमेंट है, ये अलग असाइनमेंट है सेपरेट फ्रॉम द असाइनमेंट दैट दे आर कंडक्टिंग द कंपोनेंट ऑडिट। कंपोनेंट का जो ऑडिट कर रहे हैं वो अलग असाइनमेंट है, एंड व्हाट दे आर असिस्टिंग टू द प्रिंसिपल ऑडिटर इज अ सेपरेट असाइनमेंट दैट दे हैव जस्ट क्लैरिफाइड इन SA 600 आल्सो। अभी आ जाओ SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो अपन को यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर के केस में ऐसे 600 का पूरा पूरा कंप्लायंस देखना है, बस और कुछ नहीं, ये बस यही बात बोल रहा है। इसमें स्पेसिफिकली मैं बता दूं, ये एक बार पढ़ो तुम, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी, और इसके अंदर तुमको दिए हुए ABCD 4 पॉइंट दिए हुए। क्या तुमको लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है? देखो क्या लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी में। अगर तुम SFS के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हो, ट्रू एंड फेयर व्यू तुमको ओपिनियन देना है SFS के ऊपर, तो तुमको कंपोनेंट वाइज स्टैंड अलोन मटेरियलिटी लेनी है। मतलब मटेरियलिटी लेवल जो अपन डिटरमाइन करते ना, बस राघवा 2 मिनट क्या पूरा ब्रेक ले लेना, इसके बाद आई विल बी गिविंग यू रिकॉर्डेड वर्जन आफ्टर दिस, ठीक है। तो राघवा मैं क्या बोल रहा था कि अगर तुम SFS को ऑडिट कर रहे हो, SFS के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो मटेरियलिटी लेवल फॉर कंपोनेंट जो है, मटेरियलिटी लेवल जो कंपोनेंट की है वो तुम लोगे, ठीक है। लेकिन तुम अगर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर तुम अपना ओपिनियन देना चाह रहे हो, तो तुमको तो अभी ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी लगेगी। जैसे 320 में अपन मटेरियलिटी काउंट करते हैं, मटेरियलिटी कंप्यूट करते हैं, that has to be then considered as per group, right? And for the audit of consolidated financial statement, auditor will have to consider what group materiality, and for that purpose what shall the auditor consider? Auditor will consider all these point A, B, C, D. क्या तुमको लगता है 4 नंबर के लिए आ सकता है? पहले तो ये बताओ एवरीवन। बिल्कुल यस, और यही मेरे को भी लगता था, एंड दिस एक्चुअली केम इन एग्जाम आल्सो, ठीक है। तो डेफिनेटली वॉट एवर क्वेश्चंस विल थिंक कि ये आ सकता है, so you'll have to assume the question now. So first of all tell me क्या क्वेश्चन तुम बन सकता है इससे, क्या क्वेश्चन सोच रहे हो तुम इससे? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में जब तुम मटेरियलिटी कंप्यूट कर रहे हो, सो व्हाट ऑल पॉइंट्स द ऑडिटर विल कंसीडर, राइट? व्हाट ऑल पॉइंट्स द ऑडिटर विल कंसीडर व्हाइल कंप्यूटिंग द मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ग्रुप एज अ होल। ये मैंने ऑलरेडी बोला है बिफोर इट कमिंग टू द एग्जाम। अभी CFS का जो मैं लेक्चर दूंगा ना, उसमें भी तुमको दिख जाएगा, एंड इट एक्चुअली केम इन एग्जाम द सेम वे, द सेम क्वेश्चन। सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज नॉट कि मैंने ये बोला तो आ गया एग्जाम में, नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो नहीं आया हुआ है उसको भी अपन क्या करेंगे, उसको अपन सोचेंगे कि ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है। पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन मैंने सोचा है कि ग्रुप लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियलिटी कंप्यूट करोगे तो क्या क्या ऑडिटर कंसीडर करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, और एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड दिस approach has to be followed throughout the audit. That is what I was also emphasizing the other day. ठीक है, कि अगर तुमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ नहीं है, बट तुमको लग रहा है कि 4 पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल 4 नंबर का आ सकता है, एनी वे एनी टाइम कभी भी आने को आ जाएगा, एंड देयरफॉर यू शुड स्पेसिफिकली फोकस ऑन दैट पॉइंट आल्सो एंड थिंक क्या क्वेश्चन इससे बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या फ्रेमिंग होगी, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो मटेरियलिटी फॉर द ग्रुप में देखो सबसे पहले क्या बोलता है ऑडिटर will have to first what compute the materiality for the group as a whole। अभी तो सबसे पहले तुमको ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास SFS की मटेरियलिटी है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल तक की मटेरियलिटी है, तुमको पूरे ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी, एंड दिस मटेरियलिटी शुड बी यूज्ड टू असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आल्सो। दैट इज कुछ एडजस्टमेंट तुम कर रहे हो, कुछ एडजस्टमेंट इमटेरियल है तो नहीं भी किया तो भी चलेगा, इस टाइप का है। तो ये मटेरियल है कि इमटेरियल है एडजस्टमेंट, ये कैसे डिटरमाइन करोगे, ग्रुप मटेरियलिटी जो तुमने कंप्यूट किया उसके बेसिस पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कंप्यूट ग्रुप मटेरियलिटी, एंड दैट विल बी आल्सो यूज्ड फॉर यू बाय यू फॉर असेसिंग द एडजस्टमेंट्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंडली, द पेरेंट ऑडिटर कैन आल्सो यूज द मटेरियलिटी कंप्यूटेड ऑन द ग्रुप लेवल टू डिटरमाइन वेदर कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल टू द ग्रुप और नॉट। जो ये मटेरियलिटी तुमने कंप्यूट की ना ग्रुप लेवल की मटेरियलिटी, अब इससे तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये वाली जो कंपोनेंट है ये मेरे लिए मटेरियल है कि नहीं, ये वाली कंपोनेंट है ये मेरे लिए मटेरियल है कि नहीं। अब अपन ये क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं कि मटेरियलिटी मेरे कंपोनेंट जो है वो मेरे लिए मटेरियल है कि नहीं है, ये क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं अपन। सबसे पहली बात तो मान लो मेरी सब्सिडरी है, कोई 50 सब्सिडरी है मेरी, उसमें से 3-4 सब्सिडरी मेरे लिए मटेरियल नहीं है मान लो, तो ये मैं डिटरमाइन क्यों कर रहा हूँ कि ये सब्सिडरी मेरे लिए मटेरियल है कि नहीं है।
फटाफट से सोचो और बताओ। धनलक्ष्मी, नुपुर, तुम लोग का तो हुआ है ऐसे 600, यू शुड बी एबल टू आंसर। अर्नब, राघवा, फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, यस, फॉर रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट? मैं डिटरमाइन क्यों कर रहा हूँ मटेरियलिटी लेवल फॉर ईच कंपोनेंट एंड फॉर ग्रुप लेवल ऑफ मटेरियलिटी। मैंने डिटरमाइन करके ये देखा कि वो कंपोनेंट मेरे लिए मटेरियल है कि नहीं। रिपोर्टिंग इंडेक्स के लिए बोल रहे हो, फ्रॉड के लिए? ज्यादा मटेरियल होगा तो ज्यादा ऑडिट करेंगे। ज्यादा मटेरियल होगा तो ज्यादा ऑडिट करेंगे। तुम क्यों ऑडिट करोगे? कंपोनेंट ऑडिटर है ना ऑलरेडी। सर अगर सिग्निफिकेंट होगा तो फिर वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करेंगे रिपोर्ट को। क्यों मॉडिफाई करेंगे अगर कंपोनेंट तो वो ऑडिटर लिखना मॉडिफाई? पड़ेगा सिग्निफिकेंस। अगर मटेरियलिटी देखेंगे अपन की जो ऑडिटर, अदर ऑडिटर जो वर्क परफॉर्म कर रहा है, हाँ हाँ, तो अगर अदर ऑडिटर जो वर्क परफॉर्म कर रहा है अगर वो मॉडिफाई कर रहा है रिपोर्ट को, तो उसका सिग्निफिकेंस लेवल ओवरऑल ऑडिट पे कितना है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो अपने को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर अदर कंपोनेंट जो तुम्हारा है वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, वो तो एकदम साफ है, साफ सुथरा सफेद, तो फिर क्यों जबरदस्ती तुम मॉडिफाई कर दोगे? नहीं करेंगे मॉडिफाई पर। हाँ नहीं करेंगे। सो यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। वी हैव टू डिटरमाइन द कंपोनेंट सिग्निफिकेंस, बिकॉज हो सकता है कि कंपोनेंट ऑडिटर ने कंपोनेंट को मॉडिफाई किया हुआ है बट वो कंपोनेंट हमारे लिए मटेरियल ही नहीं है। सो वी हैव टू डिटरमाइन कि हमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है। जस्ट बिकॉज कंपोनेंट के ऑडिटर ने मॉडिफाई किया है कंपोनेंट को, वी हैव टू आल्सो देन डिटरमाइन कि हमको एज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर क्या पूरे के पूरे सीएफएस को ऑडिट को मॉडिफाई करना है क्या? व्हाई? बिकॉज वो कंपोनेंट भी तो हमारे में इंक्लूडेड है ना। अगर कंपोनेंट इंक्लूडेड है तो वो पूरे सीएफएस को भी बदनाम कर देगा, सीएफएस को भी खराब कर देगा। एंड अगर वो सीएफएस को भी खराब कर रहा है, सो वील हैव टू डिटरमाइन कि क्या वो इतना ज्यादा मटेरियल है कि वो इमटेरियल है। तो वी विल देन इशू अ अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, विल देन इशू अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट ओनली। अगर कंपोनेंट इटसेल्फ इज इमटेरियल, तो कंपोनेंट को तुम अगर क्वालिफाई भी कर दिए हो तो भी बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट पॉइंट क्या कि मैंने ग्रुप लेवल ऑफ मटेरियलिटी कंप्यूट की। सेकंड, ग्रुप मटेरियलिटी कैन बी यूज्ड टू असेस द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एज वेल एज यू विल आल्सो यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग कि क्या वो कंपोनेंट मेरे लिए मटेरियल है या नहीं, क्या वो कंपोनेंट मेरे लिए मटेरियल है या नहीं। थर्डली, हाँ बोलो। अगर हमने अवॉइड कर दिया समझो उसको लेने के लिए, तो अगर हमने अवॉइड कर दिया कंपोनेंट को लेने के लिए, yes. तो तुम मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो पहली बात तो कंसोलिडेशन मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू कंसोलिडेट। यू कैन नॉट अवॉइड कि मैं इसको कंसोलिडेट नहीं करूंगी। सेकेंडली, इफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमको लग रहा है कि ये कंपोनेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ है, तो ये कंपोनेंट को मैं इंक्लूड कैसे करूं? ये अनऑडिटेड है, तो ये कंपोनेंट को मैं कैसे इंक्लूड कर लूं? तो इन दैट केस यू विल हैव टू देन सी की कंपोनेंट मटेरियल है क्या। और अगर कंपोनेंट मटेरियल है और तुम्हारे सीएफएस में इंक्लूडेड नहीं है, देन अगेन यू विल हैव टू मॉडिफाई योर सीएफएस का ऑडिट रिपोर्ट। ओके। तीसरा पॉइंट देखो अब क्या बोल रही है। प्रिंसिपल ऑडिटर विल कंप्यूट द मटेरियलिटी फॉर ईच कंपोनेंट एंड कम्युनिकेट टू द कंपोनेंट ऑडिटर ऑल्सो। मतलब अभी तो अपन ने क्या देखा, ग्रुप लेवल ऑफ मटेरियलिटी कंप्यूट किया था मैंने। ग्रुप लेवल ऑफ मटेरियलिटी कंप्यूट करके मैंने कुछ यूज किया, उसको यूज किया टू असेस कि मेरे को कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये देखा कि मेरा कंपोनेंट मटेरियल है कि नहीं है। अब इसके बाद मैंने कंपोनेंट मटेरियलिटी भी कंप्यूट की और वो सारे कंपोनेंट को बता भी दी, सारे कंपोनेंट्स को बता दी कि कंपोनेंट तेरी इतनी मटेरियलिटी लेवल कंप्यूट हो रही है। एंड देन वील ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कंपोनेंट, अभी अपन ने बताई है उनको, अब अपन उनसे कंफर्मेशन लेंगे कि भैया कंपोनेंट से अपन क्या लेंगे कि कंपोनेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंस, कोड ऑफ एथिक्स, दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग with respect to disclosure requirement, with respect to independence, with respect to code of ethics. Code of ethics we'll see in professional ethics chapter. So code of ethics, independence requirement सब comply कर रहा है कंपोनेंट का ऑडिटर अपना। ठीक है, अपना जो छोटू है, छोटू अपना कंपोनेंट ऑडिटर सारी चीजें कंप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। ये उससे कंफर्मेशन ले लेना, उससे कंफर्मेशन ले लेना। अगेन वापस से अपन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट करेगा, क्या कम्युनिकेट कर रहा था बोलो? कंपोनेंट की मटेरियलिटी, यस और नो? टू whom? टू कंपोनेंट ऑडिटर। एंड कंपोनेंट ऑडिटर we have to obtain confirmation
confirmation from component auditor with respect to independence, code of ethics compliance and etc. ठीक है, ये लास्ट के 2 पॉइंट हो गए। शुरू के 2 पॉइंट थे ग्रुप मटेरियलिटी, तो ऐसे तुमको 4 पॉइंट याद रख सकते हो। ग्रुप मटेरियलिटी प्लस ये 2 पॉइंट। ग्रुप मटेरियलिटी के 2 पॉइंट थे, एक तो कंप्यूट एंड असेस कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, राइट, assess whether you need to do the consolidation adjustment or not। और दूसरा ग्रुप मटेरियलिटी क्या है के लिए था, कंपोनेंट इज मटेरियल और नॉट। अब ये जैसे अपन ने ये जो मैंने स्पेस फॉर नोट दी है, बुक का स्ट्रक्चर तुम लोग सबको पता है, अपने बुक में बाजू में स्पेस फॉर नोट दी गई है तुम लोग को, ठीक है। दिस स्पेस इज फॉर यू टू कंसोलिडेट, फॉर यू टू समराइज, for you to include any question new point that you find in the question, new point that you find in RTP और MTP। तो कुछ भी लगता है तो पूरे एक ही बुक में अपन को कंपाइल करते जाना है ताकि एट द एंड एक ही बुक में पूरा पूरा हो जाए अपना, ठीक है। So what we were saying कि however while considering the observation, for instance अगर मान लो कंपोनेंट ऑडिटर का मॉडिफिकेशन हुआ या कंपोनेंट ऑडिट में कंपोनेंट ऑडिटर ने यूएम या ओएमपी पैरा डाल के रखा हुआ है, so we will also have to consider the principle of SS 600 needs to be considered। और principle of SS 600 यही बोलता है कि अगर सामने वाले ने मॉडिफाई किया, सामने वाले ने ये पैरा इंक्लूड करके रखा है, तो whether we as a CFS ऑडिटर also needs to include the same or not, and that will depend upon the materiality of the component। Now materiality is not just based upon quantity, it can also be quality wise, ठीक है। एक एग्जाम का क्वेश्चन मिलेगा तुमको कि हमारा एक कंपोनेंट है यूएस में, ठीक है, एक ही सब्सिडी है यूएस में, और बिकॉज इतनी बाढ़ आ गई, कुछ तो भी आ गया वहां पे कि सारे के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेरे गप, सारे के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स got damaged and therefore I could not consolidate, financial statement could not get audited and I could not consolidate the debt subsidiary which is there in the US। Now this, although there is nothing specified about its materiality, but since it is not like presence in not in India, it's somewhere only subsidiary which is present outside India, right, and that has to be a bit material only because तुम्हारी एक ही subsidiary है outside India, and you will find कि वो subsidiary already अलग accounting policy है, already अलग accounting framework and everything other than Indian environment है वहाँ पे, right। So it has to be a material only, एक ही subsidiary जो तुम्हारी outside India है, and so qualitative factors भी तुमको consider करना पड़ सकता है, and therefore in that case if the financial statement has not been audited and you are not including that subsidiary in your CFS, then you might need to then qualify or modify your audit opinion। So that is what they are saying, you need to comply with the principle of SA 600, comply with the principle of SA 600 while considering the observation, जैसे कि instant modification या UM para, the parent auditor should comply with the SA 600। Therefore the concept of materiality would be considered while considering the observation of the component auditor which I just explained you, ठीक है। जो अपन ने अभी देखा कि कंपोनेंट मटेरियलिटी अपन इसलिए डिटरमाइन किया ताकि अपन को देखना पड़ जाए कि अगर सामने वाले ने मॉडिफाई किया तो क्या अपन को भी मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ तक अपना हो गया CFS। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes 10 minutes whatever you want, you can start from 9 9 10 9 15 9 5 whatever you wish, but do start and complete the lecture which I am sending you। You will find I think till here, ठीक है, यहाँ तक का मिल जाएगा तुमको, 1 घंटा करीब होगा, एंड आफ्टर दैट टुमारो वी विल फिनिश ऑफ आफ्टर दिस, ठीक है। अपन कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिपोर्टिंग से स्टार्ट करेंगे। 5 टाइप की रिपोर्टिंग दी हुई है अपने को, तो यहाँ से अपन कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन कंप्लीट दिस टिल हियर, ठीक है। तुमको एक और क्या बोल रहा था सर? अभी जो आपने किया था वो ड्रॉ, वो मिलेगा क्या? स्क्रीनशॉट निकालेंगे। 1 सेकेंड ना, ये ना, यस सर। एक और चीज मैं ये बोल रहा था, तुम सब लोग अपनी अपनी मेल आईडी
अपनी अपनी मेल आईडीज मेरे को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है।